BHDLA 136 हिंदी भाषा लेखन कौशल ब्लॉक 1 व्यवहारिक हिंदी और लेखन। पूरी बुक एक ही वीडियो में यूनिट 1 to 5 हिंदी लेक्चर्स वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं आरती इग्नू गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है आप जान ही गए होंगे BHDLA 136 का है, यानी हिंदी भाषा लेखन कौशल का ये महावीडियो है। यानी कि देखिए BHDLA 136 जो है इसकी आपकी 2 बुक है, जिसमें ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 है, दोनों की अलग अलग बुक है। तो आज हम ब्लॉक 1 लेते हैं जिसमें हिंदी भाषा लेखन कौशल, ठीक है, जिसमें व्यवहारिक हिंदी और लेखन के बारे में हम जानेंगे। ये ब्लॉक 1 है। इस एक वीडियो में ये महावीडियो है, यानी चाहे 1.5 या 2 घंटे का वीडियो जितना भी लेंदी होगा हम करेंगे, लेकिन इस एक वीडियो में हम आपका ब्लॉक 1 कंप्लीट करा देंगे और जब हम दूसरा नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे महावीडियो, उसमें आपको ब्लॉक 2 करा देंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। व्यवहारिक हिंदी और लेखन में हम यूनिट 1 ले लेते हैं, शब्द संपदा लोकोक्ति, ठीक है। और इस तरह से आप यूनिट वाइज देख ही रहे हैं। सबसे पहले यूनिट 1 ले लेते हैं, शब्द संपदा और लोकोक्ति ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पेज डाउन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं परिचय दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो है व्यवहारिक हिंदी और लेखन, ठीक है, ये देख लेते हैं जो आपका ब्लॉक 1 है। चलिए शब्द संपदा लोकोक्ति, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले शब्दों का महत्व देख लेते हैं कि शब्दों का महत्व क्या होता है, ठीक है। ये प्रस्तावना है। तो देखिए शब्द का क्या महत्व होता है। देखिए भाषा जो होती है, जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, जो हम बोलते हैं, वो शब्द के माध्यम से ही तो बोलते हैं। यदि हम आपको इस वक्त पढ़ा रहे हैं तो आपको पता है कि अल्फाबेट्स होते हैं, वर्ड होते हैं, वर्डों को हम जोड़ते हैं तो शब्द बनते हैं, जब शब्दों को हम जोड़ते हैं तो वाक्य बनता है। तो शब्द का अपना एक विशेष महत्व है और यदि हम शब्द को ना समझें, ठीक है ना, जब हम शब्द को ना समझें और उस शब्द की जगह हम दूसरा शब्द लिख दें और दूसरा शब्द हम बोल दें तो अर्थ का अनर्थ निकल आता है, ठीक है। तो शब्द में उसकी रचना और यहाँ पे अर्थ के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे शब्द जो है वो ध्वनि से बनते हैं, जैसा जो कि अभी हमने आपको बताया है, किंतु इन ध्वनियों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है और कई बार एक ही शब्द के अनेक अर्थ भी हो जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे एक डॉक्टर और एक मजदूर की भाषा में जो अंतर होता है उसे आप सहज पहचान सकते हैं। यानी कि शब्द जो होता है एक वर्ग हैसियत के अनुसार होता है। जो भाषा होती है, कहते हैं ना कि लैंग्वेज जो होती है वो स्टैंडर्ड को दिखाती है। तो यहाँ पे यदि एक अनपढ़ और पढ़ा लिखा व्यक्ति बात कर रहा है, एक मजदूर या डॉक्टर एजुकेटेड व्यक्ति बात कर रहा है पर्सन, तो समझ में आ जाता है, ठीक है। तो शब्द के बारे में हो गया। और शब्द का बहुत भंडार है, शब्दों का हमें पता होता है। संस्कृत जो हमारी प्राचीन है भाषा है, पुरानी, जिससे हिंदी निकल के आ रही है हमारी, तो उसमें भी शब्दावली है। और जो अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, जापानी, फ्रांसीसी हैं, इन्होंने भी अपनी जगह यहाँ बना ली है। अब ये क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज भी आए और फ्रांसीसी भी आए, अरबी भी आए, सभी लोगों ने आए यहाँ भारत में रहे, तो वो हिंदी में जो है उनके शब्द मिल गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हिंदी भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में भी इसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे शब्दों का महत्व देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए शब्द जो होते हैं ध्वनियों से मिलके बनते हैं, जैसे हमने आपको बताया, लेकिन ध्वनि से अर्थ प्रकट नहीं कर सकते। अब कैसे नहीं कर सकते, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे आ, का, ता आदि ध्वनियां जो है सार्थक नहीं है, इनमें कोई अर्थ ज्ञात नहीं होता है। तो भाषा के अर्थ का जो वाहक होता है वो शब्द होते हैं जो ध्वनियों से बनते हैं। अब जैसे यहाँ पे यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं आम, अब आम जो है वो शब्द है, आम जो है वो शब्द है और एक वस्तु को इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि ये आम है, ठीक है। लेकिन यहीं पे यदि हम आम की जगह में, आम जो है 2 ध्वनियों से मिलके बना है, एक तो आ और माँ, 2 से मिलके बना। लेकिन यदि हम इनको अलग अलग कर दें, आ कर दें और माँ कर दें, आ और प्लस माँ, तो क्या होगा? कुछ क्या सार्थक यहाँ पे अर्थ निकल रहा नहीं निकल रहा। तो ये ध्वनियां हैं, ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब ध्वनियों को हम आपस में मिला देते हैं उससे शब्द बनता है। वही शब्द जो होता है क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, ठीक है। तो शब्द में आ और माँ 2 ध्वनियां, इसी तरह से कुछ ध्वनियों के योग से बनने वाले शब्द भाषा में अर्थ के वाहक होते हैं, ठीक है ना।
आम कहने पर भी हिंदी भाषी का एक विशेष वस्तु का अर्थ ग्रहण करते हैं। वैसे एक आम तो आम खाने वाला भी आम हो गया, एक आम, बहुत सारे शब्दों के, एक शब्द के बहुत से अर्थ निकलते हैं जो हमने आपको बताया। तो एक आम खाने वाला हो गया, एक आम का मतलब जनरल, बोलचाल में नहीं बोलते, आम चीज है यानी आम ही है, यानी जनरल है, बोलचाल है, कोई खास नहीं है ना। और इसी तरह से जो शब्द है चीनी भाषाई इतालवी भाषा के लिए यही अर्थ होता है, आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे कि एक समाज के सभी लोग जो एक भाषा बोलते हो, भाषा के शब्दों के निश्चित अर्थ से परिचित होते हैं और वे इस अर्थ को उच्चारण से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उनके उच्चारण से एक निश्चित अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, ठीक है। शब्द की प्रमुख विशेषता जो होती है वो अर्थ युक्त होती है, यानी कि उसका अर्थ निकलना चाहिए। अब जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया, ठीक है ना, कि हमने कहा आम, अब यहाँ पे आम है तो आम क्या है? फल को भी कहते हैं, क्योंकि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आम का मतलब क्या हो गया? फल को भी कहते हैं और फल के किन्हीं गुणों के साथ इन दोनों का संबंध भी होता है। तो यहाँ पे और एक आम जो होता है, आम है यानी कोई खास नहीं है, आम है ऐसी मामूली सी चीज है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तमिल में मंगाई, अंग्रेजी में मैंगो भी इसको कहा जाता है। तो किसी शब्द में आने वाले ध्वनियों का शब्दों के अर्थ के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है, ज्ञात अर्थ के समाज का कोई संबंध निश्चित कर देता है। तो यहाँ पे आप इसको एक्सप्लेन करके कर सकते हैं। देखिए, शब्द के इस संबंध को हम यादृच्छिकता कहते हैं। अब अच्छा, यादृच्छिकता क्या कहलाती है? इच्छानुकूल आरोपित अर्थ, यानी अपने इच्छानुकूल अपने मन से जो है आप उस अर्थ को आरोपित कर सकते हैं। तो शब्द और अर्थ का संबंध ऐतिहासिक विकास के साथ बदलता रहता है। अब कैसे बदलता रहता है? तो एक एग्जांपल यहाँ पे भी देख लीजिए कि संस्कृत में मृग शब्द है, पशु या जानवर के लिए प्रयुक्त होता है और सिर्फ हिरण के लिए नहीं। अब संस्कृत में जो मृग का हम लोग जनरली कहते हैं ना हिरण के लिए होता है, लेकिन संस्कृत में मृग शब्द जो पशु जानवर के लिए भी प्रयुक्त होता था, हिरण बस के लिए नहीं होता था। लेकिन आज हम लोग से मृग का अर्थ हिरण लेते हैं, पर्यायवाची अगर देखा जाए तो हिरण को हम मृग बोल देते हैं, ठीक है ना। और मृग राज सबसे समझ सकते हैं जहां सिंह को पशुओं का राजा कहा गया है, वो मृग राज यानी शेर। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो शब्द और अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे जैसे आम का उदाहरण फिर से दे दिया। आम शब्द फल का अर्थ सूचित करता है, मेज शब्द एक विशेष वस्तु का अर्थ सूचित करता है, ठीक है ना। और गुण विचारों को भी शब्दों के माध्यम से ही हम प्रकट करते हैं। तो दूसरी भाषा में कहा जा सकता है कि भाषा न केवल दृश्यमान जगत से संबंधित वस्तुओं के बारे में अभिव्यक्ति का साधन है, बल्कि विचार को भी आदान प्रदान करने का एक साधन होती है भाषा, ठीक है। अब भाषा के सामाजिक स्तर भेद देख लेते हैं। सामाजिक स्तर पर भेद क्या होते हैं भाषा के, ठीक है। जैसे इसमें यही आपको लिखना पड़ेगा, शब्दों के बारे में लिखना पड़ेगा, मिश्रित बोलियां होती हैं, भाषाएं होती हैं। जनरली जिस जगह पे हम जाते हैं वहां पे हर एक जगह पे अलग अलग भाषा प्रयोग की जाती है, ठीक है। अलग अलग लोगों की भाषाएं हो जाती है। गुप्त भाषा का भी कुछ लोग जो होते हैं किसी चीज को, जैसे जासूस लोग जो होते हैं वो गुप्त भाषा का कोड जिसको हम बोलते हैं उसका वो प्रयोग करते हैं। उदात्त कथन, उदात्त कथन क्या होता है यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो जब किसी परिजन की मृत्यु पर हम ये कह सकते हैं कि मेरे पिता, चाचा, मामा, बहनोई जो भी मर गए हैं, सहज अर्थ होते हुए भी साधु यानी अच्छा प्रयोग नहीं है, ठीक है। तो मृतक व्यक्ति के प्रति जब आदर सूचित करते हुए अधिक सुसंस्कृत शब्दों को कहते हैं, वे दिवंगत हो गए हैं, वे स्वर्गवासी हो गए हैं, उनका देहावसान हो गया है, मतलब बोलने में भी थोड़ा सा अच्छा लगे तो भाषा विज्ञान में से उदात्त कथन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बन सकता है, ठीक है। तो जैसे कोई दुख भरी हमें खबर सुनाना हो, अगर कोई किसी की मृत्यु हो गई हो तो हम ये ना बोले कि वह मर गया है, बल्कि अगर उसकी जगह हम ये बोले कि स्वर्गवासी हो गए हैं, दिवंगत हो गए, देहावसान हो गए हैं, है ना, तो इन वर्डों का यूज करें। इसी को उदात्त कथन कहा जाता है। और इसी तरह विधवा होने के लिए मांग का सिंदूर पूछना, सुहाग गुजरना आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अमंगल को सामान्य व्यवहार के शब्दों में भिन्न शब्दों द्वारा प्रयुक्त करना ही उदात्त कथन कहा जाता है, ठीक है। ओके, जैसे समान शब्द हो गया, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे समान शब्द सांप हो गया, उदात्त शब्द क्या हो गया? कीड़ा हो गया। कीड़ा में आप कुछ भी ले सकते हैं। चेचक, उदात्त में माता, शीतलता, शीतला, और मौत, देहांत, निधन, ठीक है। तो इस तरह के शब्द होते हैं। तो ऐसे शब्दों के अर्थ में भाषा प्रयोग की परिस्थिति के अनुसार शब्दों के अर्थ में परिवर्तन देखने को मिलती हैं। महिलाओं की कांच की चूड़ियां टूट जाती हैं, लेकिन उसे चूड़ी टूटना नहीं कहते हैं,
क्योंकि ये जो होता है मंगल कारक नहीं होता है। तो चूड़ी मॉल जाना कहते हैं। क्या कहते हैं? चूड़ी मॉल जाना कहते हैं। दुकान बंद करना नहीं, दुकान बढ़ाना उद्दांत कथन हो जाता है। ठीक है, बत्ती बुझाना नहीं, बत्ती बढ़ाना उपयुक्त शब्द होता है। तो ये उद्दांत कथन कुछ होते हैं। ठीक है, अब मंगल के सूचक प्रयोग से बचने के लिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जनरली बोलते हैं ना कि हम जाते हैं फिर आते हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं चलो आज जाते हैं फिर आके मिलते हैं। तो ये बोलते हैं ना कि ऐसे नहीं से बोलो कि जाके आते हैं, है ना, इस तरह से वर्ड। तो ये कुछ जो अमंगल वर्ड होते हैं उनको मंगलकारी में बदलने के लिए उनमें कुछ परिवर्तन संशोधन किया जाता है। यहाँ पे बोध प्रश्न आपका आ गया है, शब्दों के अर्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। देखिए हमें शब्दों के जो अर्थ होते हैं, तो भाषा की सामाजिक स्तर का भेद, यानी कि समाज में हम भाषा को किन स्तरों पे बोलते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं कि जब हम घर में होते हैं तो अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं, जहाँ पे रिस्पेक्ट मान सम्मान नहीं होता है, औपचारिक भाषा नहीं होती है। और जब हम स्कूल जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां पे हमें अच्छी लैंग्वेज में खड़ी हिंदी में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा के 2 स्तर होते हैं। ठीक है ना, कौन से स्तर होते हैं? 2 स्तर होते हैं। पहला होता है औपचारिक भाषा और दूसरा अनौपचारिक भाषा। ठीक है, औपचारिक भाषा कौन सी होती है? तो जब घरेलू बातचीत, दोस्तों का वार्तालाप आदि में औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, औपचारिक भाषा का। लेकिन जब हम सोसाइटी में, स्कूल में होते हैं, कार्यालयों में होते हैं, किसी स्पेशल टॉपिक पे बात करते हैं, डिबेट होती है, तो वहां पे कौन सी भाषा यूज की जाती है? औपचारिक भाषा की जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनौपचारिक भाषा होगी, ये औपचारिक नहीं अनौपचारिक भाषा होगी। किस पे? घरेलू बातचीत, दोस्तों का वार्तालाप पे, और जहाँ पे हम ऑफिशियली में और सरकारी दफ्तर में, स्कूल में, कॉलेज में और जगहों पे, ठीक है ना, जहाँ पे हम बात करते हैं तो वहां पे जो है औपचारिक भाषा यूज की जाती है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त विभिन्न पेशों व्यवसायों में लोगों की अपनी भाषा होती है और जिसकी शब्दावली व्यवसाय विशेष से जुड़ी होती है। कक्षा के अध्यापक भाषा, व्यापारियों की भाषा, मजदूरों की भाषा आदि को हम शब्दों में। तो क्वेश्चन आपका यही होता है कि सामाजिक स्तर भेद, सामाजिक स्तर भेद क्या होगा भाषा का? तो वो 2 हमने कर दिया, औपचारिक और अनौपचारिक कर दिया। ठीक है ना, बहुत से लोग होते हैं, मैंने कहा ना, जो लोग जिस जगह पे रहते हैं उनकी अपनी एक विशिष्ट भाषा हो जाती है। ठीक है, जिसे हम उसे अवभाषा कहते हैं। ठीक है, जो भी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। जैसे हम कहते हैं अरे तुम कहाँ गए थे, इधर आओ। जैसे एक फ्रेंड सर्कल में बात होती है, अबे तुम कहाँ थे, इतने दिन से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कब से मैं तुम्हारा फोन लगा रहा था, तुम तो उठा ही ना रहे थे। ऐसी लैंग्वेज जो बोली जाती है, ठीक है ना, तो वो जो भाषा अवभाषा मानी जाती है। तो यहाँ पे अब आपका हो गया भाषा के सामाजिक स्तर के भेद से आप क्या समझते हैं, तो वो अभी हम जस्ट जो है आपको बता के आ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे कुछ उदात्त कथन दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे लिखना होगा, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आ ही रहे हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं शब्दों के विभिन्न स्रोत, यानी शब्द भंडार। अब देखिए शुरू में बहुत बता चुके हैं भाषा में जो शब्द है आखिर कैसे बने, कहाँ से आए। देखिए संस्कृत से निकले हुए हैं। ठीक है ना, जो हम हिंदी में जो शब्द लिए गए, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से निकले हैं, हिंदी भाषी समाज के व्यवहार द्वारा विकसित शब्द हैं, और बहुत से शब्द हैं जो उर्दू के माध्यम से अरबी फारसी शब्दों में भी आए हैं, अंग्रेज यहाँ पे आए, फ्रांसीसी यहाँ पे आए। तो इस तरह से एक तरह से शब्द भंडार बन गया और सभी लैंग्वेज से मिलकर शब्दों की जो यहाँ पे है उत्पत्ति हुई। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे यदि हम शब्द की जब बात कर रहे हैं तो स्रोत के आधार पर हिंदी के शब्दों के 4 प्रमुख वर्ग हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और बाहरी, जिसे हम संकर शब्द कहते हैं, बाहरी को। ठीक है, तो तत्सम, तद्भव, देशज और बाहरी जो शब्द क्या है, ये चलिए इसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तत्सम का क्या मतलब होता है, पहले ये समझ लीजिए। तत्सम का क्या मतलब होता है? तत्सम यानी तत् का अर्थ वही होता है और सम का मतलब माने यानी जैसा ही। तो तत् यानी वही और सम का मतलब जैसा ही, अर्थात क्योंकि ये आपको दिमाग में फिट रखना होगा कि जो तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं वो संस्कृत से लिए हुए होते हैं। तो यहाँ पे तत्सम में संस्कृत से मूल रूप में हिंदी में लिए गए शब्द, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हुए हों और उसी रूप में हिंदी में उनको ले लिया हो, अंगीकार हिंदी ने कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और उसी रूप में जो संस्कृत में बोले जाते हैं वैसे ही हिंदी में भी वही वर्ड यूज किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो जो शब्द सीधे संस्कृत से आए वे तत्सम शब्द हैं।
अर्थात संस्कृत के समान शब्द जैसे बालक, पर्वत, पुस्तक, विद्यार्थी, निराशा, सत्य, मैत्री, व्यवस्था, जल आदि संस्कृत के शब्द हैं जो हम हिंदी में भी इन्हीं को यूज करते हैं, कोई भी इनमें परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको जानना होगा कि हिंदी के सारे तत्सम शब्द यथावत नहीं लिए गए हैं, बल्कि उनमें परिवर्तन किया गया है। जैसे संस्कृत का बालकः का विसर्ग हट गया। अब जैसे देखिए बालकः, ये विसर्ग का मतलब जो डॉट ये दो लगी हुई है ये विसर्ग कहलाते हैं, ये हट गया तो बालक हो गया। पुस्तकम शब्द का माँ हट गया तो वो पुस्तक हो गया, ठीक है ना। तो तत्सम शब्द मूल संस्कृत शब्दों के रूप में किंचित परिवर्तन के बाद हिंदी में स्वीकार किए गए हैं। एक ये बीच में, हालांकि हम लोग कह देते हैं कि मूल रूप में ही लिए गए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो परिवर्तन उसमें थोड़ा सा किया गया है, ठीक है। तो ये तत्सम हो गया, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे देख लेते हैं तद्भव। तद्भव का मतलब क्या होता है? तत् का मतलब होता है वह, और भव का मतलब उत्पन्न, यानी वे शब्द संस्कृत से हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ आए, यानी कि A to Z बिल्कुल संस्कृत से हिंदी में नहीं लिए गए, बल्कि उनमें कुछ परिवर्तन किया गया और फिर वो हिंदी में आए। तो जो तद्भव शब्द होते हैं वो संस्कृत मूल रूप के हैं, लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन, लेकिन मूल रूप में लिए गए शब्द नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक क्रम में बदले हुए रूप में हिंदी में आए। जैसे कर्म, काम, हस्त, हाथ। अगर कर्म जो है, अगर संस्कृत का कर्म है और इसको हम हिंदी में भी अगर बोले कर्म, तो ये हो जाएगा तत्सम। लेकिन यदि कर्म संस्कृत में है और हिंदी में हम इसको काम बोले तो ये तद्भव हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है तत्सम और तद्भव में। हस्त संस्कृत शब्द है, अगर हम हस्त हिंदी में भी बोलने लगते हैं, हाथ नहीं होता तो ये तत्सम कहलाता, लेकिन हस्त को हम क्या बोलते हैं? हाथ बोलते हैं, तो ये तद्भव हो जाता है कि इनमें परिवर्तन किए गए हैं, ठीक है। तो संस्कृत भाषा के बाद उससे क्रमशः पाली, प्राकृत और भ्रंश भाषाएं बनी, और इन भाषाओं में ध्वनि परिवर्तन, उच्चारण की भिन्नता के कारण शब्द के रूप में भी परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दिए हुए, संस्कृत सत्य हो गया, पाली, प्राकृत, भ्रंश में जब परिवर्तन हुआ, बोला जाने लगा, तो सत्य और सच उसका यूज किया गया, और हिंदी में सच कहा जाता है। ये परिवर्तन होता है जब पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती है, बोलने जब भाषाएं बदलती हैं, ठीक है। जैसे पहले संस्कृत थी, फिर पाली, प्राकृत, भ्रंश भाषाएं आई, फिर हिंदी भाषा आई, तो इसी तरह से बदले हुए शब्दों को हम तद्भव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तत्सम तद्भव शब्द दिए हुए हैं, तो इसे आप वाच कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा। तत्सम तद्भव शब्द, ठीक है, क्वेश्चन भर के सहारे मत रहिएगा, ठीक है। जैसे तत्सम सूर्य हो गया, चंद्र, वर्ष, सर्प, आम्र। तद्भव क्या बन जाएगा? सूर्य से सूरज, चंद्र से चांद, वर्ष से बरस, सर्प से सांप, आम्र से आम। तत्सम संध्या, करपट, वृद्ध, मयूर, हस्त। संध्या का साँझ हो गया, करपट का कपड़ा, वृद्ध का बूढ़ा, मयूर का मोर और हस्त का हाथ हो गया, ठीक है। देशज शब्द क्या कहलाते हैं? थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ लेते हैं। देशज शब्द का मतलब होता है कि वे शब्द हैं जिनका स्रोत हमें ज्ञान नहीं है, ठीक है, ठीक है। वे शब्द हैं जिनका स्रोत का हमें ज्ञान नहीं कि कहाँ से निकले, ये ना तो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं और ना किसी बाहरी या विदेशी भाषा से आए हुए होते हैं। ये हिंदी भाषा के अपने शब्द हैं, हिंदी भाषा के यानी हमारे देश के अपने शब्द होते हैं, ठीक है। और इनका प्रयोग भाषी भाषा समाज में प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे जैसे देख लेते हैं, पेड़, लड़का, खिड़की आज जो होते हैं ये देशज शब्द कहलाते हैं, जो हिंदी भाषा से निकले हुए होते हैं। बाहरी शब्द, ये शब्द बाहर के स्रोतों से आए हैं, और ठीक है, और अध्ययन की सुविधा के लिए 3 उपवर्गों में बांटा गया है। एक तो आर्य परिवार की भाषा से आए, जैसे मराठी, चालू, लागू, बंगला में गल्पे, और भारत के अन्य भाषा परिवार से आए हैं। 5 भाषा परिवार है भारत में, ये भी याद रखिएगा, द्रविड़ और मुंडा, इनकी भी, ठीक है। फिर विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द भी है यहाँ पे। विदेशी भाषाओं से आए भी शब्द हैं, साइकिल, रेल, टिकट, स्टैम्प, पुलिस, नेवी, स्टोव, टेलीफोन, फोटो, ये हम हिंदी में भी यूज करते हैं, जबकि अंग्रेजी से आए हुए शब्द हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ में उर्दू के भी बहुत सारे शब्द हैं, यहाँ पे अरबी, फारसी, तुर्की भी शब्द दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और भी अभी आपका बहुत सिलेबस पड़ा और ये सबको हमें एक में करना है। शब्दों का अर्थ पक्ष क्या होता है? शब्दों का अर्थ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शब्दों का अर्थ क्या है कि कहीं एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और कहीं 2-3 शब्दों का एक ही अर्थ होता है। तो अर्थ जो होता है वो विज्ञान में हम भाषा के अर्थ पक्ष का अध्ययन करते हैं, जैसे कि समरूपी शब्द। अब यहाँ पे कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उन्हें हम समरूपी शब्द कहते हैं, ठीक है ना। जैसे पर का मतलब क्या होता है? पंख भी होता है, चिड़िया का पंख पर भी बोलते हैं, लेकिन भी बोलते हैं, जैसे बट, लेकिन, और ऊपर भी बोलते हैं। कल यानी दूसरा दिन, मशीन का कल पुर्जा यानी मशीन और चैन। फिर मगर, लेकिन एक प्राणी, मगरमच्छ, और लेकिन मगर,
इस तरह से जब एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेल हिंदी में मिलना क्रिया से मित्रता, मेल अंग्रेजी मेल हिंदी रूप में मेलगाड़ी, बरस संस्कृत शब्द में एक साल और आम संस्कृत से एक फल, इस तरह से बनते। एक पर्याय होता है, यानी जब एक से अधिक शब्दों का अर्थ समान होता है, यानी वे पर्याय कहलाते हैं। एक शब्द दे दिया लेकिन उस शब्दों का जो अर्थ है वो एक समान नहीं होगा। जैसे सूरज एक शब्द दे दिया, अब इसके बहुत सारे अर्थ निकलेंगे लेकिन मतलब सूरज ये होगा, सूर्य, भानु, रवि, दिवाकर, आफताब। ठीक है, तो यही चीज होता है। चलिए हम आगे और जल्दी से बढ़ते हैं। विलोम शब्द, जिस प्रकार समान अर्थ वाले शब्द पर्याय कहे जाते हैं, उसी तरह विपरीत यानी विरोध का अर्थ वाले शब्द होते हैं विलोमार्थी या विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। छोटा बड़ा, ठंडा गरम, अच्छा बुरा, खट्टा मीठा, ये सभी चीजें। ठीक है, ओके। अनेकार्थी शब्द, भाषा के कुछ शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। शब्द एक होगा लेकिन वो प्रयुक्त अपने शब्द के हिसाब से होते। जैसे बात यानी मामला, क्या बात हुई। उक्ति, उसने एक बात बताई। बातचीत, दोनों बातें करते जा रहे थे, चर्चा का विषय बात यह है कि झगड़ा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम सह प्रयोग, इसे आप देख लीजिएगा। मैं मेन इंपॉर्टेंट ले लेती हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है और जो लगता है कि हाँ, जैसे देखिए यहाँ पे 3-3 पर्यायवाची दिया, मतलब आपके एग्जाम में पर्यायवाची भी आएगा। निम्नलिखित 2-2 अर्थ बताइए, इनका स्रोत पहचानिए। अगला, आला, बिल, बाल, बजा, ताल, पाक। अब ये फिर नीचे दिए जा रहे शब्दों के 3-3 पर्याय लिखना है, यानी पर्यायवाची लिखना है। कमल, तालाब, तो इस तरह से रात, बादल, समुद्र, इसको जरूर आप कर लीजिएगा। पर्यायवाची शब्द जो है और मुहावरे और लोकोक्तियां हम आपके लिए लेके आ ही रहे हैं, उसका भी एक अलग से हम वीडियो बना देंगे। शब्द निर्माण, अच्छा शब्द निर्माण कैसे होता है? मैंने पहले ही कहा है कि भाषा से शब्द कैसे बनते हैं। ध्वनि से शब्द बनता है, जब शब्दों को हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, वाक्य बनता है। और जब वाक्य को हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, सॉरी शब्दों को जोड़ते हैं तो वाक्य बन जाता है। ठीक है ना, एक लाइन। तो यहाँ से शब्दों का विकास जो है सामाजिक प्राणी के साथ में हुआ है, व्यवस्थित रूप में हुआ है, और हर एक बात वाक्य जो हम बोलते हैं उसका अर्थ भी निकलता है। ठीक है, तो भाषा उन मूल शब्दों से और कई नई शब्दों की सृष्टि करती है। जैसे बच्चा मूल शब्द हो गया, पन जो होता है वो अवस्था सूचित करने के लिए होता है, तो बचपन हो गया। ठीक है, बच्चापन यानी बचपन। यहाँ पर पन एक प्रत्यय है जो अवस्था का अर्थ देता है, यही शब्द निर्माण होता है। नया प्लस पन यानी नयापन, बाका प्लस पन यानी बाकपन। ठीक है, तो क्रिया रचना में कर मूल शब्द है, क्रिया करता है, करना, करेगा आदि क्रिया का व्युत्पन्न शब्द होता है। इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं किसी भी वर्ड को बनाने के लिए कुछ चीजें जोड़ी जाती हैं। तो बच्चा का, बचपन में बच्चा का बदला हुआ रूप देख सकते हैं। घुड़सवारी में घोड़ा शब्द का दूसरा रूप भी हम देख सकते हैं। ठीक है ना, अब चलिए हम आगे ले लेते हैं। ये आपका बड़ा है, इसमें प्रत्यय उपसर्ग लगा के जो भी सभी शब्द बनते हैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। प्रत्यय लगाइए, उपसर्ग लगाइए, कुछ शब्द अपने से बनाइए। ऑक्सीजन से हम ऑक्सीकृत, ऑक्सीकरण, ऑक्साइड आदि सभी चीजें लेते हैं। ठीक है, शब्द रचना कैसे होती है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, व्युत्पन्न शब्द वे शब्द जो मूल शब्दों के प्रत्यय अन्य शब्द जोड़ने से बनते हैं। मैंने कहा ना, मूल शब्दों के प्रत्यय अन्य शब्द जोड़ने से बनते हैं, वो व्युत्पन्न शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे ले लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आपका समास आ गया है। समास का वीडियो मैं डाल दूंगी। मैंने आपका BSDLA 135 का भी जो पूरा वीडियो बना हुआ है, तो प्लीज आप उसे वॉच कर लीजिएगा यदि वॉच नहीं किया है तो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक दे दूंगी। और इसमें भी देखिए समास है, उसमें भी समास था, क्योंकि आप हिंदी में पढ़ रहे हैं। हिंदी पुनरुक्त शब्द किसे कहते हैं ये भी देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी 20 से 20 शब्दों को पूछा जाता है। ठीक है, समास वाला वीडियो जो है आज दोपहर तक में मैं डाल दूंगी, तो प्लीज आप उसे वॉच कर लीजिएगा। पुनरुक्त शब्द, पुनरुक्त यानी कि ये दोनों समास की तरह दो शब्दों के योग से बनता है, लेकिन दोनों शब्द समान होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि गांव गांव में, पल पल, रो रो कर, मीठी मीठी बातें, यानी कि एक ही शब्द को 2 बार रिपीट करना। गांव गांव में, गली गली में, घर घर में। ठीक है ना, तो गांव, हर गांव में, हर या सभी गांवों में। गली गली में यानी हर घर की जो गलियां हैं उनमें। तो ऐसे हम बोलते हैं ना, गली गली में घूमे, घर घर में घूमे, शहर शहर घूमा, है ना। तो ये होता है पल पल यानी हर पल, हमेशा। तो जो शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन दोनों शब्द समान होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें गांव है, पहला गांव दूसरा भी गांव, पहला पल दूसरा पल, पहला रोकर दूसरा रोकर, मीठी मीठी, 2 बार मीठी मीठी, तो ये पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना, चलिए हम और भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ, इसे आप देख लीजिए, अभ्यास में दिया हुआ है। ठीक है,
कि यहाँ पे उपसर्ग से बने शब्द को आपको पहचानना है। फिर यहाँ पे समास दिया है, ये भी आएगा आपके इसमें मुहावरे और लोकोक्तियां आ गए। तो मुहावरे लोकोक्तियां तो हम आपको आगे भी बता ही चुके हैं, ठीक है ना, कि क्या कहलाता है मुहावरे, क्या कहलाता है लोकोक्तियां, ठीक है ना। तो इसका भी वीडियो हम आज डाल देंगे, ऑलरेडी वीडियो बना हुआ रखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं। ऐसे जैसे कि कमर कसना, सर फोड़ना, दांत खट्टे करना, थूक कर चाटना, आंखें हाथ दिखाना, ये जो होते हैं क्या कहलाते हैं, मुहावरे कहलाते हैं, ठीक है ना। और इसमें सूक्ष्मता से हमें सीखना पड़ता है, ठीक है। और जो मुहावरे जो होते हैं वाक्यांश होते हैं, यानी कि विशेषण गुण युक्त संज्ञा क्रिया होती है, जबकि लोकोक्ति जो होती है पूर्ण कथन के रूप में एक वाक्य के समान होती है, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति खुद तो ठीक से काम नहीं जानता, लेकिन अपनी क्षमता का दोष परिस्थितियों पर डाल देता है, जिसे हम कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो एक पूरी लाइन इसमें हो जाती है, ठीक है ना। एक समान स्थिति की व्यंजना है, ठीक से नाच न जानना और कह देना कि अरे यार हम से ये हो गया वो हो गया इसलिए हम डांस नहीं कर पाए, अपनी गलती न मानना, ठीक है ना। तो लोकोक्ति में हम किसी भाषा समुदाय के निरीक्षण की सूक्ष्मता गहराई को देखते हैं, जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही, सदियों से चली आ रही है, वो लोकोक्ति कहलाती है। जैसे बिन पेदी का लोटा, किसी भी दिशा में लुढ़क जाना, ठीक। ओके, आप ये देख लीजिए लोकोक्तियां। इसमें ये क्या होता है ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ लोकोक्ति और जो मुहावरे हैं ये जरूर दे देगा और उसको करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। मुहावरे और कहावतें, अर्थ और रचना, ये देख लीजिए, ठीक है ना। कहावतें ऐसी होती है जो पुराने बहुत टाइम से चली आई हुई होती हैं, ठीक है ना। राजा और राजाओं के टाइम में बहुत टाइम से होती हैं, और जो जनरली हम कोई काम कर रहे होते हैं उस वक्त हमें कुछ चीजें जो जैसे लाल पीला होना, ठीक है, तो अचानक कुछ चीज हमें याद आ जाती है। तो यहाँ पे अभ्यास भी देखिए दे दिया। इन अभ्यासों को मैं इनका भी ला दूंगी, इनका मतलब क्या निकलता है तो आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सारांश आ गया। चलिए अब हम जल्दी से कुछ और ले लेते हैं, यूनिट दूसरा ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है कि ज्ञात अर्थ के लिए समास कोई शब्द निश्चित कर देता है और उस शब्द का उस अर्थ के साथ संबंध जुड़ जाता है। ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए, उनके आंसर भी यहाँ पे दिए हुए आपको मिल जाएंगे। ओके, यूनिट 2 ले लेते हैं। अभी तक में हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया है आधे घंटे में। अब यूनिट 2 ले लेते हैं। संवाद शैली, वाक्यगत रचनाएं और शैलियां, अशुद्धियां एवं शोधन। ये जो इसका पीडीएफ है, बुक है, सॉफ्ट कॉपी आपकी है, मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत आसान है, सिर्फ आपको समझना है कि जो चीज पूछ रहा है वो है क्या, एक्सप्लेन करके आप लिख दीजिए वाक्य। अब वाक्य क्या होता है तो देखिए, पहले हम शब्द पढ़ के आ रहे हैं हमने, अब शब्द के बाद वाक्य पढ़ेंगे। तो भाषा में वाक्य अर्थ की दृष्टि से एक पूर्ण इकाई होता है, यानी एक वाक्य में आए हुए शब्द कुल मिलाकर एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं। यदि हम आपसे कहें कि आज हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे, शुद्ध और शब्द भी स्पष्ट है तो और वाक्य भी स्पष्ट है। जब शब्द स्पष्ट है तो वाक्य समझ में आ रहा है कि हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे शब्द सही ना हो, उनका अर्थ सही ना निकले तो वाक्य सही नहीं बनेगा। जैसे राम ने कल शाम को एक फिल्म देखी। अब इस व्यक्ति में किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में उसके क्रियाकलाप की पूरी सूचना दी गई है। हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे, हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो मेरे बारे में मैं अपने बारे में बता रही हूँ। तो जब आप शब्द सही लेंगे, उसका अर्थ निकलेगा और उसको फिट सही करेंगे, उसकी संरचना सही रखेंगे व्याकरण के हिसाब से, तो वो वाक्य भी सही बनेगा। तो वाक्य शब्दों से बनता है और शब्दों के अपने अर्थ वाक्य को पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं। लेकिन वाक्य शब्दों का ढेर नहीं है। 10-8 शब्दों को एक जगह रख देने से वाक्य नहीं बन जाता। मैंने कहा ना कि उसका अर्थ भी निकलना चाहिए, अर्थ प्रधान होते हैं शब्द। इस चीज का आप याद रखिएगा, इस चीज को, ठीक है। जैसे राम खाना, पैसा, श्याम उधार लेना, मांगना, हो तो गया, शब्द रख दिया ना, और एक शायद वाक्य भी ये बन गया यहाँ पे। लेकिन ये क्या है, इसका कुछ अर्थ नहीं निकला, ठीक है। ध्वनियां जो है, अर्थ शब्दों की जो ध्वनियां है, जो अर्थ है, वो निश्चित नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी भी नहीं है, क्रम में भी नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम क्रम में लगा दें तो इसका अर्थ निकल जाएगा, ठीक है। तो शब्द और वाक्य के बीच एक कड़ी होती है जिसे वाक्यांश कहते हैं। तो शब्द और अर्थ के बीच में क्या होती है, कड़ी होती है जिसे हम वाक्यांश कहते हैं। और शब्द वाक्यांश के रूप में वाक्य में प्रयोग होते हैं और पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं। और वाक्य में किसी कर्ता का होना अनिवार्य होता है, करने वाला भी तो होना चाहिए, जैसे हम कर्ता और क्रिया वाक्यांश कहते हैं, ठीक है। जैसे वाक्य, वाक्यांश कर्ता, अतिरिक्त वाक्य। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने अभी आपसे कहा कि हमने कहा हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, ये शुद्ध और अर्थ देता हुआ एक वाक्य है, ठीक है।
इसमें कर्ता भी है, मैं हूँ, क्योंकि मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ। ठीक है। लड़का सोया कर्मक वाक्य, गंतव्य सूचक वाक्य वह कॉलेज गई, और द्विकर्मक वाक्य मैंने उसको पैसे दिए, दो लोग आ गए, मैं भी हो गई और मैंने किसी और को दिया, दो लोग हो गए। पूरक वाक्य मुझे बुखार है, कर्म पूरक वाक्य मैंने राधा को डॉक्टर बनाया। ठीक है। इस तरह से वाक्य ये प्रमुख वाक्य प्रकार है, क्योंकि वाक्य प्रकार भी यदि पूछेगा तो आपको यही लिखना पड़ेगा, कर्मक वाक्य, सकर्मक वाक्य, गंतव्य सूचक वाक्य, द्विकर्मक वाक्य, पूरक वाक्य और कर्म पूरक वाक्य के प्रकार है। ठीक है। ऐच्छिक वाक्यांश कुछ होते हैं, ठीक है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वाक्य क्रम जो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। जैसे कल शाम मैंने एक फिल्म देखी, ये वाक्य क्रम है, बिल्कुल सही है। क्रिया से पूर्व वाक्यांशों में बदलने, मैंने कल शाम को एक फिल्म देखी और मैंने एक फिल्म कल शाम को देखी। अब यहाँ पे उदाहरण के लिए 3 चीजें हैं जो क्रिया के हिसाब से चेंज की गई हैं। ठीक है। तो एक क्रम होता है, इनको एक क्रम के हिसाब से रखने होते हैं, और वाक्यांश में एक या अधिक शब्द होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? एक या अधिक शब्द होते हैं। कर्ता के साथ जो जैसे कर्ता के साथ ही आएगा, और क्रिया के सहायक क्रिया, ये बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। वाक्यांश का एक और प्रकार है, यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो बस आपको वाक्य क्या है, जैसे लिखित भाषा और मौखिक भाषा में क्या अंतर है, बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत बार आया। लिखित और मौखिक भाषा से कौन सा रूप प्राचीन, देखिए लिखित और मौखिक भाषा से वही क्वेश्चन दे दिया जो BSDLA 135 में भी मैंने आपको बताया। वाक्य और वाक्यांश में क्या अंतर है, सभी जस्ट अभी ऊपर देख के आ रहे हैं, हम इनके आंसर भी आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपका विराम चिन्ह आ गया है। तो किसी भी भाषा के पूर्ण ज्ञानी एवं सही प्रयोग के लिए विराम चिन्हों का अत्यधिक महत्व होता है। विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे अर्ध विराम चिन्ह भी होता है, पूर्ण विराम होता है पहले, अल्प विराम हो गया। ठीक है ना। अल्प विराम का अर्थ क्या होता है, थोड़ी देर के लिए विराम करना, जैसे कॉमा लगाना जिसे हम कहते हैं ना। और यहाँ पे अर्ध विराम होता है अल्प विराम की अपेक्षा, जहां अधिक ठहराव अपेक्षित, तो जहां अधिक ठहरना हो वहां पे अर्ध विराम सेमीकोलन लगाया जाता है। उप विराम यानी कॉलन लगाया जाता है, जहां पे अधिक ठहरना हो, वाक्य को खत्म करना हो, वहां पे आप कॉलम लगा दीजिए, कॉलन लगा दीजिए, उप विराम हो गया। पूर्ण विराम होता है। ठीक है। और प्रश्नवाचक भी होता है, इतने तरह के विस्मयादिबोधक, संयोजक चिन्ह सभी होते हैं विराम के। इसे वार्तालाप में यानी मूल पाठ, अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वार्तालाप एक दिया हुआ है, अभी ऊपर वार्तालाप दिया हुआ था। ठीक है ना। ये वार्तालाप देखिए आपकी चल रही है, वार्तालाप चल रही है। यहाँ पे इसके अभ्यास दिए हुए हैं। ओके, देखिए वही चीजें चल रहा है यहाँ पे। ओके, ये क्वेश्चन प्रांतीय विशेषताएं हिंदी उर्दू शैली दी हुई है। ओके, किस तरह से यहाँ उर्दू के जो वर्ड है हिंदी में पूछे जाते हैं। देखिए बोध प्रश्न भी दिए हुए हैं। अब चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे यूनिट 3 ले लेते हैं, सरकारी समाचार पत्र तथा टिप्पण और प्रारूपण। पत्र लेखन के प्रकार कौन कौन से हैं? औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है। फिर सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया यानी टिप्पण, प्रारूपण यानी मसौदा लेखन क्या कहलाता है। ठीक है, ये देख लेते हैं। और सरकारी समाचार पत्र के विभिन्न प्रकार देख लेते हैं। सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, परिपत्र, सूचना संकल्प, सब क्या कहलाते हैं। चलिए इसको हम देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पत्र लेखन, और जनरली हम सब जानते हैं कि पत्र लेखन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, और वो 2 तरह में होता है औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ओके, क्योंकि हमारे जीवन में व्यवहार के कई पक्ष होते हैं। अपने विद्यालय में अध्यापक से, अपने कार्यालय में अपने अधिकारी से बातचीत करने का हमारा तौर तरीका वह नहीं होता जो अपने घर या अपने दोस्तों से बातचीत करने का समय होता है। जनरली हम ऑफिस में या विद्यालय में होते हैं तो खड़ी हिंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, घर में जनरली हम या तो खड़ी हिंदी भी यूज करते हैं, तो लैंग्वेज अच्छी नहीं होती है, या हमारी जो मातृभाषा या फिर हमारी जो लैंग्वेज होती है, रीजनल लैंग्वेज होती है, वो घर में हम यूज करते हैं। यही डिफरेंसेस होता है औपचारिक एवं अनौपचारिक में। ठीक है ना। कार्यालय, विद्यालय या अन्य सार्वजनिक क्रियाकलापों में हम औपचारिक ढंग से बातचीत करते हैं, लेकिन यदि हम माता पिता से, भाई बहन से घर में बात करते हैं तो बिल्कुल निष्फिक्र होकर, निश्चिंत होकर अपने लहजे में बात करते हैं। जिस तरह हमारे मौखिक संप्रेषण तथा व्यवहार के 2 रूप हैं, उसी तरह हमारे लिखित संप्रेषण के भी 2 रूप होते हैं। ठीक है ना। यानी कौन से 2 रूप होते हैं? लिखित यानी पत्र के 2 प्रकार होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक लेटर पत्र। ठीक है। अब इसको चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि अनौपचारिक और औपचारिक दोनों ही प्रकार के पत्रों के लिफाफे के ऊपर पाने वाले के पते के साथ साथ बाईं तरफ नीचे अपना पत्र यानी जो भेजता है उसको अपना जो है एड्रेस लिखना चाहिए, ताकि यदि लेटर उसको ना मिल पाए जिसे आप भेज रहे हैं तो ये आपके पास वापस आ जाए। अनौपचारिक पत्र क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए,
अनौपचारिक पत्र वस्तुतः व्यक्तिगत पत्र होते हैं और इनमें परिवार के सदस्यों या मित्रों की सब बातचीत का निजीपन होता है। जिसमें व्यक्तिगत पत्र लिख रहे होते हैं उससे अपने संबंध औपचारिक नहीं होते हैं। अतः पत्र की भाषा शैली कोई कठोर नियम नहीं होते हैं। ये पत्र माता पिता, बच्चों के बीच, पति पत्नी के बीच, मित्रों के बीच, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके बीच लिखे जाते हैं। ठीक है, इनकी जो विविधता होती है उतनी व्यापक होती है जितना कि मानव स्वभाव और मानव जीवन की स्थितियां। इस लेटर में हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, दुख दर्द सुख सभी चीजों में शुभकामनाएं भेज सकते हैं ना, इन्विटेशन भी भेजते हैं। तो ऐसे पत्रों में केवल समाचार भी दिया जा सकता है और किसी समस्या का समाधान भी हो सकता है। आप कोई न्यूज बताना चाहते हैं या आप कोई प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सुख दुख स्नेह भावनाएं सभी चीजें इसमें हो सकती हैं। उपदेश भी हो सकता है, तर्क भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इनमें जो लिखने वाली भाषा होती है वो अनुकूल भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो हम जनरली घर में अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये पत्र केवल लिखने वाले और पाने वाले के बीच संवाद स्थापित करते हैं। संवाद स्थापित करते किसी तीसरे के लिए नहीं होते हैं। ठीक है ना, यहीं पे कुछ और देख लेते हैं कि अनौपचारिक पत्रों में काफी विविधता होती है। कोई खास नियम इन पर लागू नहीं होता है। ठीक है, अनौपचारिक पत्रों में और पत्र के ऊपर ढांचे के संबंध में एक समान पद्धति का चलन है। यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही हैं। जनरली बेसिक सी चीजें होती है कि अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र लिखने वाले का पता और तारीख सबसे दाईं ओर लिखी जाती है। उसके बाद दाईं ओर पत्र पाने वाले के संबोधन होता है जिसे पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, यह संबोधन बड़ा ही व्यक्तिगत होता है। माता पिता अन्य सामान्य व्यक्तियों के लिए अक्सर आदरणीय माननीय का प्रयोग किया जाता है। आदरणीय माता जी, आदरणीय पिताजी हैं। टीचर आप लिख रहे हैं तो माननीय, अध्यापक अध्यापिका ऐसे करके। बराबर वालों छोटों के लिए जो होता है तो प्री का प्रयोग किया जाता है ना। फिर भी अभिवादन के रूप में नमस्कार, प्रणाम, स्नेह, आज शुभ आशीर्वाद आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पत्र अभिवादन पत्र पाने वाले की और लिखने वाले के संबंध आदि के अनुसार होता है। यदि हम अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं आदरणीय माननीय का प्रयोग करेंगे, लेकिन वहीं पे यदि हम अपने से छोटे को लिख रहे हैं तो वहां पे प्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, पत्र का अब यहाँ पे यदि हम बड़े को लिख रहे हैं तो पत्र में थोड़े ऐसे वर्ड लिखेंगे थोड़ा सा, ताकि हमसे बड़े हैं तो वो नाराज ना हो, उनको अच्छा लगे। आप कह के लिखना, लेकिन हमसे छोटे हैं तो उन्हें तुम भी कह के लिख सकते, कुछ ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं, हंसी मजाक का भी लिख सकते हैं। पत्र का प्रारंभ कुशलता के समाचार पत्र पाने के संदर्भ में, पत्र पाने की सूचना या ऐसा किसी अन्य बात से होता है। फिर भी पत्र का मुख्य विषय लिखा जाता है। मुख्य विषय लिखा जाता है कि क्या किस चीज से संबंधित हम आपको पत्र भेज रहे हैं। व्यक्तिगत पत्रों के मुख्य विषय में आकार संबंधी कोई बंदिश नहीं होती है। यह पत्र कुछ पंक्तियों का हो सकता है, कुछ लंबा भी हो सकता है, बहुत छोटा और बड़ा भी हो सकता है। पत्र के अंत में लिखने वाला व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर से पहले स्वनिर्देश लिखता है, आपका, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी। सरकारी पत्र में या यहाँ पे सरकारी जो पत्र यानी औपचारिक जो पत्र होते हैं इसमें भौतिक का प्रयोग होता है। ठीक है ना, और यदि मान लीजिए कोई पत्र लिखते समय कोई बात छूट जाती है ना, लिखने वाले को ध्यान नहीं आती है, तो वो पुनश्च करके यानी बाद में जोड़ा गया अंश पुनश्च का मतलब होता है ये पुनश्च लिख के और फिर अपनी बात को जोड़ देता है, लिख देता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र नमूना क्या होता है। अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र नमूना, किस तरह से पत्र अनौपचारिक लिखे जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले आपका एड्रेस यहाँ पे होगा, फिर जिसके लिए यहाँ पे भेजा जाता है उसके लिए होगा। यहाँ पे बहुत सा स्नेह यानी अणिमा जो है, मतलब जो पत्र भेज रहा है उससे वो छोटी है उम्र में, इसलिए प्री लिखा गया है और बहुत सा स्नेह लिखा गया है। ठीक है ना, इस चीज का भी पत्र में ध्यान रखा जाता है। फिर आज ही तुम्हारा पत्र मिला और इसके बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है पूरा यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं। ठीक है ना, जो भी लिखना है। फिर तुम्हारी दीदी अंजू यहाँ पे होगा जिसने पत्र भेजा, लेकिन मान लीजिए कोई बात आपसे रह गई है, आप पत्र में लिखना चाह रहे थे नहीं लिख पाए हैं, तो यहाँ पे पुनश्च लिख के और फिर आप लिख सकते हैं कि हो सकता है फरवरी में हमारा राउरकेला आने का कार्यक्रम बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो बहुत ही अच्छा होगा, मतलब जो अरुणिमा है वो राउरकेला में रह रही है और हो सकता है इन लोग का प्लान बने वहां जाने का। तो ये होता है अनौपचारिक पत्र और जिसको व्यक्तिगत पत्र भी बोलते हैं। यहाँ पे औपचारिक पत्र देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका औपचारिक पत्र। ठीक है ना, कि औपचारिक पत्र क्या कहलाता है, यानी इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र अक्सर उन लोगों के बीच लिखे जाते हैं जो या तो व्यक्तिगत रूप से बहुत परिचित नहीं होते हैं या फिर जिनके संबंध काफी औपचारिक होते हैं, फॉर्मल जो होता है, फॉर्मल। ठीक है,
औपचारिक पत्रों में कई तरह का पत्र व्यवहार शामिल होता है। अभी वेरी इंपॉर्टेंट है कि औपचारिक पत्र भी किस तरह के होते हैं, ठीक है ना, कितने लोगों को ये भेजे जाते हैं। देखिए, तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यवसायिक पत्र जो होता है वो भी औपचारिक के अंतर्गत आता है। बिजनेस पत्र जो होता है विविध संस्थाओं के प्रधान और समाचार पत्रों के संपादक से अनुरोध या शिकायत पत्र भी औपचारिक के अंतर्गत आता है। आवेदन पत्र भी औपचारिक के अंतर्गत आता है। आप किसी के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, जॉब के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, औपचारिक होते होगा ना वो। सामान की खरीद के लिए पत्र भेजना चाह रहे हैं तो ये औपचारिक है। सरकारी पत्र भेजना चाह रहे हैं तो औपचारिक है। जनरली औपचारिक पत्र जिसको आप भेज रहे हैं या तो आपका उससे संबंध हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। अनौपचारिक में आपका संबंध उससे, आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आप बहुत कुछ उसमें लिख देते हैं, क्या लिखना है क्या नहीं, किन शब्दों का यूज करना आप ख्याल नहीं करते हैं। लेकिन औपचारिक में क्या होता है कि संबंध, अब आप आवेदन कर रहे हैं जॉब के लिए तो आप तो नहीं जानते ना उनको, तो यहाँ पे वर्ड जो होते हैं, शब्द जो होते हैं, बहुत सोच समझ के जो यूज किए जाते हैं, पर्टिकुलर शब्द इनके बने होते हैं, वही शब्द यहाँ पे आपको लेने होते हैं। जैसे कि औपचारिक पत्रों की भाषा शैली और लेखन पद्धति विशिष्ट और निश्चित होती है। मैंने कहा ना कि पहले से वर्ड बने होते हैं, निश्चित होती है। हालांकि इसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, फिर भी इसका रूपाकार लगभग सुनिश्चित होता है। और औपचारिक पत्र लिखने का एक खास तरीका होता है, और फिर भी कुछ बातें ऐसी होती है जो सभी औपचारिक पत्रों को समान रूप से लागू होती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं औपचारिक पत्र का। जैसे नौकरी के लिए आवेदन पत्र का नमूना। अब हम नौकरी के लिए आवेदन पत्र का नमूना करेंगे कि नौकरी के लिए आवेदन पत्र में अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सेवा में लिखेंगे, फिर उसके बाद जिसको भी हमें भेजना है, जैसे प्रबंध निदेशक इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली, इतना, ये एड्रेस हो गया जिसको हम भेज रहे हैं आवेदन, अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए। ओके, फिर महोदय, फिर इसके बाद महोदय या महोदया भी बहुत जगह लिखते हैं, दोनों चीजें लिख देते हैं। निवेदन है कि दिनांक कितने के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित आपके विज्ञापन संख्या इतने के संदर्भ में मैं हिंदी सहायक के पद के लिए आवेदन करना चाहता हूं। मेरा व्यक्तिगत विवरण इस प्रकार है। फिर वहां पे आप अपना नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, अपनी क्वालिफिकेशन लिखेंगे, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस होगा उस जॉब से रिलेटेड वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर अन्य सूचना यदि आपके पास कोई है, एलिजिबिलिटी है, कुछ भी है तो आप वो लिख दीजिए। और उसके बाद यदि मुझे उत्तम पद पर कार्य करने का अवसर दिया जाता है, यदि मुझे उक्त पद पर कार्य करने का अवसर दिया जाता है तो मैं अपने आप को इसके योग्य सिद्ध करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। धन्यवाद, भवदी राम प्रकाश शर्मा। यहाँ पे आपका नाम होगा और आपका एड्रेस होगा। ओके, तो ये होता है अनौपचारिक लेटर जो बिल्कुल फिक्स होते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये तो आपका था जॉब के लिए, ठीक है ना, नौकरी के लिए आवेदन पत्र जॉब के लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं विशेष अनुमति के लिए आवेदन पत्र। आप कोई परमिशन लेना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से या नगर पालिका से या कहीं से भी लेना चाह रहे हैं, कॉलेज से, स्कूल से, तो विशेष अनुमति के लिए आप कैसे आवेदन पत्र लिखेंगे। तो सेवा में पहले आएगा। अब सेवा में किसके लिए लिखना है, तो प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय भोपाल, यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे जो आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि किसके लिए पत्र लिखना है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद महोदय लिखना है। अब इसके बाद नीचे टॉपिक पे आ जाते हैं। निवेदन है कि मैं श्री राम भारती कला केंद्र दिल्ली द्वारा आयोजित संगीत प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे इतने से इतने तक आयोजित हो रहे कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद, भवदिया। और यहाँ पे आपको अपना नेम एंड एड्रेस लिख देना है। ओके, तो ये, और यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। तो ये यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। और ये होता है आपका औपचारिक लेटर, लेकिन किसी परमिशन के लिए, जब आप किसी से परमिशन मांगते हैं, ठीक है ना। आई थिंक इतना क्लियर हुआ ना किस तरह के लेटर होते हैं, किस तरह से लिखना है। अब यहाँ पे किसी संस्था या समाचार पत्र के संपादक से यदि किसी असुविधा के लिए शिकायत करनी है तो शिकायत पत्र के पत्र भी लगभग इसी ढंग से लिखे। अब आपको कंप्लेन करनी है, आपने अनुमति ली, अब आपको यदि कंप्लेन करनी है, कंप्लेन का लेटर आपको लिखना है तो कैसे करना है, तो संबोधन में महोदय के अलावा मान्यवर या श्रीमान आदि शब्दों का भी प्रयोग हो सकता है। और उसमें लिखने वाला चाहे तो अपना पता ऊपर दाईं और उस ढंग से भी लिख सकता है जैसे अनौपचारिक पत्रों में लिखा जाता है। व्यवसायिक या व्यापारिक पत्र है, तो देखिए यहाँ पे जो अनौपचारिक पत्रों में व्यवसायिक या व्यापारिक पत्रों को लिखने का ढंग काफी सुनिश्चित होता है। और ये पत्र विभिन्न व्यापारियों या व्यवसायिक संगठनों के बीच आपसी व्यापार के संबंध में लिखे जाते हैं या फिर ग्राहक को व्यापार की दृष्टि से लिखे जाते हैं। इनके बारे में ध्यान रखने कुछ बातें होती है जो व्यावसायिक पत्रों में लिखी जाती हैं, याद रखी जाती हैं कि ये पत्र अक्सर संस्था के लेटर हेड पर लिखे जाते हैं। जो लेटर हेड होता है वो उस पर लिखे जाते हैं जिस पर संस्था या फॉर्म का नाम, पता, फोन नंबर,
अनुसार आज छपा होता है लेटर पैड जिसको बोलते हैं, संस्था के ही होते हैं, उस पे लिखे जाते हैं। और यदि लेटर हेड उपलब्ध ना हो तो ये विवरण टाइप कर दिए जाते हैं और इससे पत्र पाने वाले को उत्तर लिखने में सुविधा रहती है। ठीक है। फिर अक्सर किसी व्यावसायिक पत्र काफी समय तक चलने की संभावना होती है, मान लीजिए। ठीक है। तो इसलिए इन पत्रों पर पत्र संख्या अवश्य दी जाती है ताकि अगले पत्रों में उनका संदर्भ किया जा सके। पत्र संख्या को क्रमांक में भी कहा जाता है। ठीक है। और ये शुरू से बाईं ओर लिखे जाते हैं। इसके नीचे उस व्यक्ति संस्था आदि का नाम होता है और पता लिखा होता है जिसे पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है। नहीं, ऐसा किया जाता है कि जिसे पत्र लिखा जा रहा है तभी तो उस तक पत्र पहुंचेगा। संबोधन के लिए प्रिय महोदय शब्द का प्रयोग होता है। यदि पत्र एक से अधिक व्यक्तियों को संबोधित हो तभी महोदय गण संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक नमूना देख लेते हैं व्यावसायिक पत्र का। हो सकता है कि व्यावसायिक पत्र लिखने के लिए आ जाए तो व्यावसायिक पत्र का नमूना किस तरह से होगा, जिसके लिए लिखना है तो ये देखिए यहाँ पे हो गया गीतांजलि प्रकाशन, प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता इतने, और ये एड्रेस यहाँ पे हो गया। अब देखिए नीचे आते हैं दूसरे नंबर में, तो पत्र क्रमांक यहाँ पे दिया हुआ है और डेट दी हुई है। ठीक है। फिर तीसरे नंबर में प्रकाशक प्रबंधक दिया हुआ है। ठीक है। हिंदी ग्रंथ अकादमी ये दिया है। चौथे नंबर में प्रिय महोदय, आपका जो जिसके लिए आप लिखते हैं रिस्पेक्ट जो होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आपकी मांग के अनुसार हम अपने प्रकाशकों की सूची भेज रहे हैं। ये सभी पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे नए प्रकाशकों का सेट आसानी से फरवरी तक छपकर तैयार हो जाएगा और पुस्तकों की 10-10 प्रतियां खरीदने पर हम 25% व्यापारी छूट देते हैं। पेशगी भेजना अवश्य है, पैकिंग निःशुल्क है। कृपया अपना आदेश भेजकर हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। भवदी सदानंद मिश्रा, जो है गीतांजलि प्रकाशन, यहाँ पे पुस्तक सूची। तो इस तरह से जो है देखिए कितनी स्पष्ट और साफ वाणी है, निश्चित वर्ड है। ठीक है ना। टॉपिक टू टॉपिक है। तो ये व्यावसायिक पत्र होते हैं, नमूना होता है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स प्रतिवेदन का क्या अर्थ होगा, तो प्रतिवेदन का अर्थ है किसी भी संदर्भ में संपन्न हुई कार्रवाई का विवरण लिखित रूप में प्रस्तुत करना। देखिए रिपोर्ट का मतलब ही होता है कि लिखना। ठीक है ना। नीचे नहीं बोलते कि हम रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं, तो क्या होता है वो लिखना, उसमें लिखने का काम होता है। तो जो भी जिससे भी संबंधित आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बहुत जैसे शिक्षा के अंतर्गत या व्यवसाय बिजनेस के अंतर्गत, एजुकेशन के अंदर सभी चीजों के अंतर्गत जो होता है, सरकारी जो कामकाज होते हैं, ऑफिशियली जो वर्क होते हैं, उनके अंतर्गत भी प्रतिवेदन लेखन होता है। तो किसी भी संदर्भ में, संदर्भ का मतलब यही हुआ किसी भी संदर्भ में यानी किसी भी जगह जो भी कार्रवाई होती है उसका जो विवरण होता है वो लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं, और वही जो लिखित रूप होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिवेदन बोलते हैं। तो किसी भी सभा, संस्था, विभाग में जो बैठक आयोजित की जाती है और उसकी जो कार्रवाई होती है उसे लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और यही प्रतिवेदन होता है। क्या होता है, यही प्रतिवेदन होता है। और कार्रवाई में बैठक में लिए गए अथवा पारित हुए प्रस्ताव या निर्णय स्पष्ट एवं संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज स्पष्ट है कि प्रतिवेदन बहुत ही संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। जो प्रतिवेदन यानी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो स्पष्ट होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए। ठीक है ना। सभा में उपस्थित सदस्य सभी अध्यक्ष के नाम भी उल्लिखित होते हैं और संस्था की बैठक पिछली बैठकों की कार्यवाही की पुष्टि भी की जाती है और उसका भी उल्लेख किया जाता है। लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है, तो प्रतिवेदन संक्षिप्त होता है। ओके। कोई भी तथ्य अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अस्पष्ट होगा तो उससे विवाद उत्पन्न होगा। इसलिए सभी जो तथ्य होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। प्रतिवेदन में केवल आवश्यक बातों को स्थान दिया जाता है और इसमें क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाता है। ये मेन विशेषताएं हैं। अगर पूछ दे प्रतिवेदन से क्या समझते हैं उसकी विशेषताएं, तो ये विशेषताएं हैं प्रतिवेदन की। तो यहाँ पे यदि हम संक्षिप्त रूप में कहें कि प्रतिवेदन का क्या मतलब निकलता है, तो देखिए यहाँ पे संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि किसी अध्ययन के विषय या सभी तथ्यों की जांच करके उस संबंध में निष्कर्ष निकालने और सुझाव प्रस्तुत करने को प्रतिवेदन रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम ले लें कि एक कंपनी है और कंपनी में सेल्समैन भी होते हैं, किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, बेच रहे हैं, और वहां पे मैनेजर भी होता है। तो मैनेजर क्या होता है कि वीकली पे या फिर मंथली उनसे क्या कह सकता है, एक रिपोर्ट देने को कह सकता है कि जो प्रोडक्ट आपने सेल किए हैं अभी तक उसकी रिपोर्ट दीजिए कि मंथली में आपने कितने प्रोडक्ट सेल किए, कहाँ कैसे किए। तो ये क्या हो गया, ये प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट हो गया। तो किसी
किसी अध्ययन के विषय तथ्यों की जांच करके फिर उस संबंध में निष्कर्ष निकाल ले। फिर मैनेजर को जब वो प्रतिवेदन दे दिया जाएगा तो उसमें से वो निष्कर्ष निकालेगा और फिर वो सुझाव भी प्रस्तुत करेगा, फिर वो क्या करेगा, प्रतिवेदन देगा। ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, रिपोर्ट या प्रतिवेदन कहते हैं। तो यह सामान्यतः रिपोर्ट एक ऐसा व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक विवरण होती है जो किसी घटना, कार्य पद्धति, व्यवसाय की स्थिति तथा अन्य तथ्यों पर प्रकाश डालती है। व्यवसाय की स्थिति जैसा मैंने अभी आपको जस्ट बताया। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान है प्रतिवेदन को समझना। ठीक है, प्रतिवेदन का मतलब ही होता है कि जो भी सब्जेक्ट, जो भी विषय लिए जाते हैं उनकी जांच किया जाता है और उसके संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है और फिर वहां पे सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। ओके, अब देख लेते हैं प्रतिवेदन के उदाहरण। प्रतिवेदन के उदाहरण यहाँ पे कुछ ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक दे दिया कि विद्यालय में 2 जनवरी 2017 को संपन्न हुई प्रेमचंद साहित्य सभा का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है आपको। तो किसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, प्रतिवेदन यहाँ पे प्रस्तुत करना है प्रेमचंद साहित्य सभा का, जो कि 2 जनवरी 2017 को संपन्न हुई थी। तो इसको किस तरह से संपन्न करेंगे, बहुत, क्योंकि प्रतिवेदन ऑलवेज बहुत छोटा होता है, संक्षिप्त होता है और स्पष्ट होता है, हम शुरू में ही बता चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे कि विद्यालय के सभागार में सायं 4 बजे हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेश की अध्यक्षता में प्रेमचंद्र साहित्य सभा की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे। कार्यवाही का संचालन सभा के मंत्री दिवाकर ने किया। अब कौन कौन लोग उपस्थित थे, तो यहाँ पे देखिए इन सभी का नाम दिया हुआ है और मंत्री महोदय ने विगत बैठक की कार्यवाही का विवरण पढ़कर सुनाया, जिसको सभी सदस्यों ने स्वीकृति दी और तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय ने सभा को यह समाचार सुनाया कि प्राचार्य महोदय ने सभा की प्रगति से प्रसन्न होकर विद्यालय से 5,000 रुपए की राशि स्वीकृत की है और सभी ने कर तल ध्वनि से प्रधानाचार्य महोदय का धन्यवाद किया और इसके पश्चात बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। तो इस तरह से ये जो होता है एक प्रतिवेदन लेखन यानी रिपोर्ट का उदाहरण होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखते कैसे हैं ये देख लेते हैं। जो प्रतिवेदन होता है, जो रिपोर्ट होता है, उसको लिखा कैसे जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे प्रतिवेदन कैसे लिखते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग जिसको हम कहते हैं, रिपोर्ट करना। ठीक है ना, प्रतिवेदन रिपोर्ट और प्रतिवेदन लेखन रिपोर्टिंग। तो देखिए अब प्रतिवेदन एक प्रकार का ज्ञापन होता है जो किसी घटना अथवा किसी आयोजन के संदर्भ में लिखित विवरण प्रस्तुत करना होता है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि एक ज्ञापन है जो कोई घटना होती है या फिर कोई आयोजन होता है। आयोजन में मैंने मुंशी प्रेमचंद का भी आपको एग्जाम्पल दिया और घटना के संबंध में मान लीजिए ऑफिशियली कोई एक चीज होता है कि ऑफिस में कोई चोरी हो गई, कुछ ऐसा होगा, तो वहां पे भी प्रतिवेदन देना पड़ता है। माल की डिलीवरी सही समय पे नहीं हुई तो वहां पे भी एक प्रतिवेदन यानी एक रिपोर्ट देना पड़ता है। ठीक है ना, प्रतिवेदन के प्रकार में देख लेते हैं। घटना संबंधी जांच प्रतिवेदन। ठीक है, फिर घटना संबंधी विवरणात्मक प्रतिवेदन होता है, घटना संबंधी आयोजन संबंधी अवलोकन प्रतिवेदन भी यहाँ पे होते हैं। लेकिन हम विशेष तौर पे एक प्रारूप देख लेते हैं प्रतिवेदन का सबसे पहले कि उसका प्रारूप क्या होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए प्रतिवेदन दिया हुआ है, दिनांक, दिन, महीना, वर्ष यहाँ पे आपको डालना होगा। फिर पैराग्राफ, जैसे जांच के लिए गठित समिति की बनावट और सदस्यों की संख्या क्या होगी, प्रतिवेदन के उद्देश्य क्या है एवं जांच संबंधी कार्यवाही, बैठकों की संख्या और जांच में शामिल लोगों की क्या संख्या, उनके क्या बयान होंगे, भी पैराग्राफ होगा। जांच संबंधी की गई कार्यवाही का विवरण होता है, जांच के लिए प्रस्तुत साक्ष्य देखे जाते हैं, पैराग्राफ, निष्कर्ष एवं समिति की सलाह। फिर पैराग्राफ वही होगा, यानी पैराग्राफ का मतलब जो जैसा होगा वो लिखना पड़ेगा। जैसे प्रतिवेदन एवं उद्देश्य एवं जांच संबंधी कार्यवाही एवं बैठकों की संख्या जो होगी, जांच में शामिल लोगों की संख्या क्या हो, उनके बयान क्या होंगे, वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। कहाँ पे लिखे जाएंगे, इस पैराग्राफ में यहाँ पे लिखे जाएंगे। फिर सेकंड टॉपिक हो जाएगा जांच संबंधी की गई कार्रवाई का विवरण और जांच के लिए प्रस्तुत साक्ष्य क्या होंगे, तो यहाँ पे लिखे जाएंगे। निष्कर्ष एवं समिति की सलाह, तो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है प्रतिवेदन का एक प्रारूप फॉर्मेट होता है। प्रतिवेदन के प्रकार देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए लघु रिपोर्ट प्रतिवेदन यानी शॉर्ट रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं। तो जब किसी विवरण को छोटे रूप में प्रस्तुत किया जाए या फिर उसकी भूमिका, विषय सामग्री, निष्कर्ष इत्यादि सभी कुछ छोटे आकार में होते हैं। तो सीधी सी बात है, जो भी विवरण होता है जब छोटे रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वो क्या होता है, लघु रिपोर्ट कहलाता है, यानी संक्षिप्त रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं वो कहलाता है। ठीक है ना, और इसमें दिए गए समस्त जो अनुमान होते हैं वो तर्क तथ्यों पर आधारित होते हैं, यानी फैक्ट पर आधारित होते हैं। ओके, फिर इसी तरह से देख लेते हैं कि लघु रिपोर्ट को पत्र के रूप में लेटर फॉर्म प्रस्तुत किया जा सकता है। इनका जो प्रयोग होता है लघु रिपोर्ट को व्यावसायिक संचार के में यानी बिजनेस कम्युनिकेशन में 100% किया जाता है। फिर इसकी विशेषताएं यहाँ पे दी हुई हैं, आप देख लीजिए।
ठीक है ना, यहाँ पे भी विशेषताएं दी हुई हैं। फिर दूसरा जो इसके प्रकार में आता है वो हो जाता है यहाँ पे आपका दीर्घ रिपोर्ट। लघु रिपोर्ट यानी छोटा रूप, दीर्घ रिपोर्ट यानी एक औपचारिक रिपोर्ट होती है। ठीक है, अ लॉन्ग रिपोर्ट इज अ फॉर्मल रिपोर्ट, और यह रिपोर्ट होती है जिसे विस्तार से तैयार किया जाता है। दीर्घ का मतलब भी होता है लंबा, तो इसको विस्तार से विधि पूर्वक जो है इसको तैयार किया जाता है, और साथ ही इन सूचनाओं के समर्थन में आवश्यक तथ्य भी दिए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे प्रूफ भी यहाँ पे साबित किया जाता है। और इन रिपोर्ट में व्यवसाय की लेटी एवं बड़ी समस्याओं का गहनता से अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको कई खंडों में तैयार किया जाता है, इसलिए इसको जो है दीर्घ रिपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें चीजें ज्यादा होती हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसे देख लीजिएगा। फिर तीसरा हो जाता है औपचारिक अथवा दीर्घ रिपोर्ट की तैयारी। तो औपचारिक अथवा दीर्घ रिपोर्ट की तैयारी, ठीक है ना, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ द फॉर्मल और लॉन्ग रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के कई भाग होते हैं, उसे तैयार करने के लिए एक निश्चित क्रम को अपनाना होता है। वो क्रम कौन से होते हैं, निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। जैसे प्रथम भाग भूमिका होता है तैयार करना, द्वितीय भाग रिपोर्ट का मूल विवरण तैयार करना, और तृतीय भाग मूल विषय परिशिष्ट भाग होता है। ये 3 इसके भाग होते हैं, किसके, आपके प्रतिवेदन के। जो तीसरा पार्ट होता है औपचारिक एवं दीर्घ रिपोर्ट की तैयारी। तो इसमें हमने देखा कि प्रतिवेदन के प्रकार, तो प्रतिवेदन के 3 प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, लघु रिपोर्ट, ठीक है, जो बिल्कुल छोटे रूप में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लघु रिपोर्ट कहते हैं, संक्षिप्त और सही एवं निष्पक्ष होती है। फिर इसकी विशेषताएं देख लीजिए। दूसरा होता है दीर्घ रिपोर्ट यानी औपचारिक रिपोर्ट भी इसको कहते हैं। तीसरा होता है औपचारिक अथवा दीर्घ रिपोर्ट की तैयारी। ओके, और इसके पहले हमने प्रतिवेदन का प्रारूप देखा ही, किस तरह से प्रतिवेदन जो है तैयार किया जाता है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए कि एक प्रतिवेदन तैयार करिए, ठीक है ना, वहां पे एक टॉपिक दे दिया जाए, तो आप किस तरह से करेंगे, घटना संबंधी जांच प्रतिवेदन का प्रारूप इस तरह से होगा। ठीक है, फिर इस तरह से प्रतिवेदन लेखन रिपोर्टिंग यानी कैसे लिखते हैं, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे जैसे टॉपिक दे दिया है कि विद्यालय में 2 जनवरी 2017 को संपन्न हुई प्रेमचंद साहित्य सभा का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो किसी अध्ययन के विषय या सभी तथ्यों की जांच करके उस संबंध में निष्कर्ष निकालना, सुझाव प्रस्तुत करना ही प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहा जाता है। चलिए अब ले लेते हैं समाचार लेखन यूनिट 4 आपके और संपादकीय। ठीक है, समाचार क्या है, समाचार से प्राप्त जानकारी, समाचार प्राप्त के स्रोत क्या क्या है, समाचार लेखन और संपादन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समाचार क्या होता है, जैसे मैगजीन, अखबार वगैरह से कोई भी न्यूज को हम पढ़ते हैं वो समाचार होता है, चाहे रेडियो टेलीविजन में हम देखते हैं वो भी समाचार होता है। ठीक है ना, तो जो भी हमें दुनिया देश के बारे में, अपने जगहों के बारे में जहां हम रहते हैं वहां की गतिविधियों के बारे में जो है हमें चीजें पता चलती हैं, चाहे वो मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे वो खेलकूद से हो, चाहे वो न्यूज हो, कोई भी चीजें हो। ठीक है, वहां की समस्याएं होती हैं उनके बारे में भी समाचार में भी आता है और हम उनको पढ़ते हैं, अपनी समस्याओं को हम बताते हैं। बहुत सारी रचनाएं वहां पे समाचार पत्रों में आती हैं, छापी जाती है, पठन सामग्री होती है जिनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण समाचार को पहले पृष्ठ पर सबसे ऊपर के भाग में मोटे अक्षरों में शीर्षक देकर प्रकाशित किया था। जो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है हम लोग भी देखते हैं, सबसे पहले ऊपर फ्रंट पेज में होती है, उसको वहां पर जगह दी जाती है। और जो कम महत्वपूर्ण होता है वो अंदर के पृष्ठों पर विभिन्न क्षेत्रों जुड़े हुए छोटे छोटे कॉलम में, जो बहुत ही कम महत्वपूर्ण का होता है वो जगह भरने के लिए होता है, छोटे छोटे कॉलम बनाकर वहां पे उनको क्या होता है, जगह दी जाती है, वहां पे डाली जाती है। ठीक है ना, ओके, अब यहाँ पे खास जो खबरें जानने के लिए पाठक जो हम लोग होते हैं, हम लोग की रुचि को भी जानना जरूरी होता है। हर एक क्षेत्र की जगह होती हैं जो पेपर निकलते हैं, क्षेत्र बाय क्षेत्र, एरिया बाय एरिया निकलते हैं, तो वहां के बारे में भी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है समाचार से मिलती है। ठीक है, तो थोड़े दिन पहले समाचार पत्रों में कानपुर की 3 बहनों के बारे में पढ़ा, जिन्होंने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। तीनों लड़कियां कुंवारी थी और उनके पिता पर्याप्त दहेज न दे पाने के कारण उनकी शादियां करने में असमर्थ थे। जब आपने अखबारों में इन समाचार को पढ़ा होगा तो आपको कुछ सूचनाएं मिली, और एक साथ 3 लड़कियों की आत्महत्या कर हमारे सामाजिक पतन की धोतक थी। दहेज के कारण हुई ये भयावह घटना हमारे लिए सबक थी। तो किससे पता चला हमें, समाचार पत्र के माध्यम से। छोटी बड़ी घटनाएं जो भी होती हैं उनकी सूचनाएं हमें किससे पता चलती है, समाचार पत्र के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से। ठीक है ना, और साथ में हमारे लिए महत्वपूर्ण भी होता है कि देश के किस कोने में क्या घट रहा है। घर बैठे तो हमें पता नहीं चल सकता
सकता है, लेकिन हाँ वो सभी चीजें हमें समाचार के माध्यम से पता चलती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे दिया है, जैसे दैनिक जागरण है, एक समाचार दे रहा है कि भारत चीन में कूटनीतिक जंग का तेज। अब ये एक समाचार है जो हमें बता रहा है कि भारत और चीन के बीच में रिलेशन कैसे हैं और उन दोनों के बीच में इस समय क्या चीज चल रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये 4 जुलाई 2017 के अंक में था और मुख्य पृष्ठ पर छपे समाचार का ध्यान दीजिए। तो जो मुख्य पृष्ठ पर चीजें चलती हैं जनरली वो वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब यही से जो यहाँ पे एक समाचार दिया गया है, आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक समस्या को बताया गया है कि भारत और चीन के बीच में क्या क्या विवाद चल रहे हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, वो विवाद किस रूप में यदि आगे बढ़ते हैं, सुलझाया ना जाए तो क्या नुकसान हो सकता है, क्या भारत को क्या चीन को हो सकता है, सुलझा लिया जाए तो या तो क्या होगा या क्या, ये सभी चीज समाचार के माध्यम से हमें पता चलती है। ठीक है, समाचार से हमें कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, देखिए जांचने का तरीका क्या है, कोई भी सूचना पूर्ण समाचार तब बनती है जब उसमें निम्नलिखित तथ्य उपस्थित हो। कौन सी घटना या गतिविधि हुई, घटना में क्या हुआ, घटना कहाँ हुई, घटना कब हुई और क्यों हुई, ये सभी चीजें जो होती है समाचार पत्रों में होती हैं और जांच का आधार भी ये बनती है। ठीक है ना, जैसे कौन सी घटना या गतिविधि हुई, तो भारत चीन के मध्य कूटनीतिक जंग तेज हुई, इसका उत्तर हो गया। घटना में क्या हुआ, तो देखिए जो रक्षा मंत्री अरुण जेटली थे उन्होंने बीजिंग की दबंगई का माकूल जवाब दिया, यानी कि सही जवाब दिया और चीन जो है बौखला गया। घटना कब हुई थी, 4 जुलाई को हुई थी, यानी 3 जुलाई 2017 को हुई थी। घटना कहाँ पे हुई, तो चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान बीजिंग से आया था। घटना क्यों हुई थी, तो ये बताया गया कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के कारण ये घटना हुई थी। तो ये मेन चीजें होती। समाचार प्राप्त के स्रोत कौन कौन से होते हैं, यानी समाचार पत्र से प्राप्त जो समाचार होते हैं पास, वो समाचार एजेंसियां, पत्र के संवाददाता, सरकारी विज्ञप्तियां होती हैं, उनके माध्यम से समाचार उनको प्राप्त होते हैं। ठीक है, उनको वहां से मिलते हैं। हम लोग भी कितने सारे संवाददाता होते हैं, हम लोग न्यूज वगैरह देखते हैं, टेलीविजन में देखिए हर एक संवाददाता जो अलग अलग होते हैं, हर एक जगह जाते हैं। कोई भी घटना अगर हो जाती है, इसमें कोरोना चल रहा है, हर एक स्टेट में हर एक जिले में लोग जा रहे हैं और वहां पे जाके जो है हमें बता रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो संवाददाता ही तो होते हैं ना। और कुछ सरकारी की विज्ञप्तियां भी होती है सरकार की तरफ से जो रिलीज की जाती है। ठीक है ना, 5 बातें कौन सी होनी चाहिए समाचार पत्र में, जो भी हम बताए थे, घटना कब क्या कहाँ कैसी हुई और घटना समाचार प्राप्त करने के 3 मुख्य स्रोत क्या है, वो भी अभी जस्ट ऊपर हम देख के आए। संपादक जो संपादक वहाँ के होते हैं, सरकारी विज्ञप्तियां जो होती है ना, ये चीजें एक एक में उत्तर पंक्ति में उत्तर लिखना है। ओके, समाचार लेखन और संपादन क्या होता है, मुख्य काम होता है समाचार लेखन का। ठीक है, समाचार को रूप दे समाचार लेखन ही होता है। किस तरह से समाचार लेखन किया जाए, उसकी लैंग्वेज क्या हो कि किसी को कष्ट भी ना हो, लोगों को समझ में भी आ जाए, यानी कि सही बात को भी इस तरह से लिखा जाए कि लोग उसको समझे। समाचार बनाकर रखना, कभी कभी झूठी और कल्पित बातों को भी समाचार बनाकर रखने का अधिकार नहीं होता है, ये काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए समाचार में लिखने के पहले उसकी छानबीन की जाती है, तब उसको लिखा जाता है कि ताकि कल कोई इसमें ऑब्जेक्शन ना उठा दे। 100% ट्रू इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मतलब कहीं ऐसी कोई न्यूज न छापी जाए कि जिससे हमारा देश जो है, यहाँ पे सभी धर्म के सभी समुदाय के लोग रहते हैं, तो उनकी भावनाओं को जो है ठेस पहुंचे, या कोई दंगा हो जाए, कोई क्षेत्रीय घटना हो जाए, है ना। और समाचार के माध्यम से जो है धार्मिक, सांप्रदायिक, जातिवाद, क्षेत्रीय भावना को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि इनको कम करना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि दंगा हो जाता है तो दंगा विशेष संप्रदाय के 5 लोग मारे जाते हैं। अब अगर समाचार पत्र में सूचना इस रूप में प्रकाशित हो कि का संप्रदाय के भीड़ ने खास संप्रदाय के लोगों को मार डाला, तो ये क्या हुआ, देश को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए समाचार में जो संपादन होता है, लेखन का काम होता है, वो बहुत सोच विचार करके होता है। वहां पे बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, समाचार लेखन का आरंभ कैसे होता है, तो किसी भी समाचार के मुख्य 3 हिस्से होते हैं। एक शीर्षक हेडिंग होती है, दूसरा इंट्रो या आमुख होता है और तीसरा मुख्य कलेवर होता है। ठीक है, मेन हेडिंग का काम होता है, शीर्षक का काम होता है, जहां पे शीर्षक के बाद स्थान दिया जाता है, समय और सूचना के स्रोत का उल्लेख यहाँ पे किया जाता है। ठीक है ना, और फिर दूसरा जो होता है इंट्रो या लीड का होता है, यानी कि समाचार के आरंभ में मुख्य 2, 3, 4 पंक्तियों में बताया जाता है कि समाचार किससे संबंधित है। ये यहाँ पे मुख्य कलेवर का मतलब होता है जो कोई, जिसे हमने अभी एग्जांपल दिया दंगे का दिया। अब कहीं पे अगर दंगा हो गया तो फिर वहां पे जो संवाददाता लोग होते हैं वो जाते हैं, वहां पे लोगों से मिलते हैं, जानते हैं,
हैं, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी लेते हैं, एक वीडियो शूट करते हैं। यदि हम टीवी की बात करें, यदि हम समाचार की बात कर रहे हैं, पेपर की, तो वहां पे पूरे इमेज ली जाती है, पूरे विस्तार से उस बात का ब्यौरा पूरा लिया जाता है और लिखा जाता है, तो मुख्य कलेवर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी जैसे यहाँ पे दिए हुए, आप इसे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे समाचार का संपादन है, जिस तरह से समाचार लेखन की प्रक्रिया होती है, उसी तरह समाचार संपादन की प्रक्रिया भी एक जैसी ही होती है, यानी समाप्त करना, किस तरह से उसको जो है समाप्त किया जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिए। ठीक है ना, अब देखिए इसमें एक जो क्वेश्चन है वो है कि समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए। देखिए जो लोग समाचार पढ़ने वाले होते हैं उन लोगों को भाषा का ज्ञान मामूली सा हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे समाचार में जब कठिन भाषा लिखी जाए तो वो लोग नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे जो भाषा होती है वो बहुत ही क्लिष्ट, बहुत ही साफ सुथरी और आसान सी लैंग्वेज में होती है, ताकि जो पाठक होते हैं वो उसको पढ़ सके और समझ सके। दफ्तर जाने की जल्दी होती है, गृहिणियों को काम करना होता है, ठीक है ना, इनके बीच में ही पेपर पढ़ा जाता है, तो वहां पे जो लैंग्वेज होती है बहुत आसान से ली जाती है, यानी उतनी ही बातें लिखिए जो आवश्यक हो। छोटे छोटे पैरा बनाने होते हैं, छोटे और सरल वाक्य बनाने होते हैं, जटिल और कठिन वाक्य नहीं बनाए जाते हैं कभी भी। समाचार में आप लोग भी पढ़ते हैं। और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। जनरली हम लोग जो बोलते हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो हम लोग बोलने में हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। और कठिन पारिभाषिक शब्दों से बचा जाता है ताकि लोग पढ़ के या सोचे कि इसका मतलब क्या हुआ या गलत मतलब ना निकाल ले यहाँ पे, ठीक है ना। और हल्कापन होना चाहिए, लैंग्वेज जो भाषा वो हल्की होनी चाहिए, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, किसी व्यक्ति समुदाय के प्रति जो है अपमानजनक शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए। ये मेन चीज होती है भाषा लिखने के लिए। समाचार भाषा में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, ये चीजें इसके अंतर्गत रखी जाती हैं। तो फ्रेंड्स यूनिट 5 में आ जाते हैं अनुवाद, सिद्धांत और व्यवहार, ठीक है। अनुवाद का शब्द, अर्थ और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए अनुवाद का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अर्थ देख लेते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं अनुवाद के लिए। आप जब किसी शब्द का जब अनुवाद करते हैं, किसी भी चीज के लिए ट्रांसलेट करते हैं, इसमें दो भाषा होती है। एक जिस भाषा का अनुवाद करना है वो, और दूसरी जिस भाषा में करना है वो भाषा, ठीक है। कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक भिन्न भाषा की मूल रचना को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना। जैसे कि मैंने हिंदी में अब आपको पढ़ा रही हूँ, आप चाहे तो इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, यानी कि अनुवाद करना, ठीक है। यहाँ पे एक भाषा में प्रकट किए गए भावों विचारों को ज्यों का त्यों दूसरी भाषा में प्रस्तुत करने को ही अनुवाद कहते हैं। यानी मैं जो इस वक्त आपको हिंदी में पढ़ा रही हूँ A to Z सेम टू सेम आपको इंग्लिश में, आप इसे अगर आप चाहते हैं तो इसको आप ट्रांसलेट करिए और वही चीज आपको मिले। यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही चीज आप इंग्लिश में भी पढ़े, हम जो आपको समझा रहे हैं वही आपके समझ में इंग्लिश में आए, वही होता है अनुवाद। यानी एक लैंग्वेज, एक भाषा का उसके जो विचार होते हैं उसी तरह से दूसरी भाषा में पढ़ लेना। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझते हैं अनुवाद के बारे में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके पक्ष देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम दो चीजों को देखते हैं, दो चीजें आती हैं। एक आती है कहे हुए को फिर से कहना। जैसे मैंने कहा मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, इसको अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, अनुवाद करें, तो जो मैं पढ़ा रही हूँ वही चीज को फिर से आपको मिले, आप वही पढ़े A to Z, वही विचार वही भाव आए, तो कहे हुए को फिर से कहना ही अनुवाद होता है। यहाँ पे दो चीजें इसमें देखने को मिलती हैं, दो पक्ष होते हैं कहे हुए का, ठीक है। यानी उसका एक विषय होता है, दूसरा भाषा होता है। यानी कथ्य को अच्छी तरह से करने के लिए, यानी अर्थ को अच्छी तरह से समझने के लिए किसी भी अनुवादक को विषय और भाषा दोनों की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि जो चीज बोली जा रही है पहले अनुवादक जो है उस चीज को समझे और उसके बाद A to Z उसी भाषा को दूसरे भाषा में अनुवाद कर दे। यानी जिस व्यक्ति ने उस भाषा को बोला है उसी बात को अनुवादक जो है अपनी भाषा में या उस दूसरी भाषा में अनुवाद कर दे, लेकिन उसका भाव, उसका अर्थ सेम टू उसी तरह का होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि मूल रचना के भाव, विचार या संदेश जो होते हैं, यानी जो बात कही जाती है ज्यों की त्यों, ना तो उसको घटाया और ना बढ़ाया जाए,
ठीक है, उसी तरह से ही उसी दूसरी भाषा में अनुवाद कर दिया जाए, ये होता है अनुवाद। ठीक है, तो यहाँ पे अनुवाद का जो पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है वो होता है से सारे सिद्धांत इसी से जुड़े हैं। मतलब अनुवाद के अंतर्गत दो भिन्न भाषाओं का अस्तित्व होता है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, एक भाषा, एक स्रोत होती है भाषा और दूसरी लक्ष्य होती है। जैसे कि हिंदी जो है मैं पढ़ रही हूँ, अब आप चाहते हैं इंग्लिश में आपको मिले, तो ये आपका लक्ष्य जो है वो इंग्लिश हो जाएगा। और हिंदी में पढ़ाई गई कही गई चीज को A to Z उसी भाव उसी अर्थ से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना, अनुवाद कर देना ही अनुवाद कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा से मतलब क्या हुआ। तो स्रोत भाषा का मतलब क्या होता है, मूल भाषा से जिससे अनुवाद किया जाता है, और लक्ष्य भाषा वह होती है जिसमें अनुवाद किया जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से मैं, जैसे आप चाहते हैं ये वीडियो आपको इंग्लिश में मिले, तो ये स्रोत भाषा हो गई जिससे अनुवाद किया जाता है। आप हमारी हिंदी भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो ये क्या हो गई, स्रोत भाषा हो गया हमारा ये हिंदी का वीडियो। अब आपका लक्ष्य क्या है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो जिससे या जिसके माध्यम से, तो आप इंग्लिश के माध्यम से इसको जो है ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे। ठीक है ना, आई थिंक अनुवाद जो है समझ में आ गया होगा। नीचे क्वेश्चन भी है, अनुवाद से आप क्या समझते हैं, 2 पंक्ति में ही लिखना है। यहाँ पे सही और गलत दिया हुआ है, इसे भी। चलिए आगे चल के हम आपके लिए अगर टाइम रहता है तो क्वेश्चन आंसर भी लेके आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि अभी बुक जो आपकी फर्स्ट टाइम अभी आई है, तो इसका वर्ड क्वेश्चन पेपर तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो आपकी बुक बनाई गई है वो पहले के जो आपके पेपर BSHF और FSD 02 थे, उन्हीं से मिला के उनके कंटेंट को, सिलेबस को लेकर के ये बुक बनाई गई है। ठीक है ना, तो उसके हम वर्ड क्वेश्चन पेपर लेंगे और इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे और आपके लिए लेके आएंगे। चलिए यहाँ पे अब दे लेते हैं अनुवाद की प्रक्रिया। अनुवाद की प्रक्रिया कैसे होती है, जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट करते वक्त किन किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है, किन चरणों से ये प्रक्रिया गुजरती है। तो पहला होता है अर्थ ग्रहण करना। देखिए अनुवाद में वेरी इंपॉर्टेंट होता है उसकी मीनिंग्स को जानना, उसके अर्थ को ग्रहण करना। ठीक है, जैसे इसके पहले हम आपको समझा चुके हैं कि अनुवाद के लिए मूल भाषा, स्रोत भाषा में जो विचार होते हैं उनको समझना जरूरी होता है, उनके बिना अनुवाद नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुवाद की प्रक्रिया जानने के पहले स्रोत भाषा, यानी जैसे मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रही हूँ हिंदी में, तो हिंदी स्रोत भाषा हो गई। आप चाहते हैं कि अंग्रेजी में वीडियो आपको मिले और आप इसका ट्रांसलेट करना चाहते हैं, मैं ट्रांसलेट करके देना चाहती हूँ, तो जिस भाषा में अनुवाद किया जाना है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं, तो इंग्लिश जो है लक्ष्य भाषा हो जाएगी। ठीक है, तो अनुवाद की प्रक्रिया में 2 चरण होते हैं। पहले चरण को हम अर्थ ग्रहण या मूल रचना का अर्थ समझ के कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पहले चरण को अर्थ ग्रहण या मूल रचना का अर्थ समझना कहते हैं, और दूसरे चरण को संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, यानी अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना या कहना, लेकिन उसी भाव अर्थ को रखना। तो 2 चरण हो गए किसके, अनुवाद के, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अर्थ ग्रहण करना और संप्रेषण। अर्थ ग्रहण करना तो हमने समझ लिया क्या होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अर्थ ग्रहण करने में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो अर्थ ग्रहण करने के लिए सबसे पहले हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसके संरचना का ज्ञान होना चाहिए। बहुत से ऐसे शब्द होंगे जो हो सकता है कि हम उसके अर्थ को ना समझे, उस शब्द को ना जाने, और हमने ट्रांसलेट कर दिया और अर्थ का अनर्थ हो गया। इसलिए शब्द बोध का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और शब्द का अर्थ एक ही नहीं होता है, कई तरह के, एक शब्द के कई तरह के अर्थ होते हैं। अब अंग्रेजी में यानी MAY बहुत सरल शब्द है। 2 वाक्य आपके सामने है, एक आपके दोस्त का I may go to लखनऊ टुनाइट, और दूसरा एक अफसर का जो मातहत को डांट पिलाने के बाद कहता है कि यू may go now। अब इन दोनों में मैं शब्द का यूज हो रहा है, तो या तो शायद हो या हो सकता है का भाव देता हो। इसीलिए यहाँ पे जो है अर्थ का, शब्द का या उसके भाव को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, दूसरा भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे वाक्य बोध, यहाँ पे
बिना कोस के हम किसी चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जब अर्थ शब्द होता है, शब्द का अर्थ होता है और अर्थ में वाक्य होता है, तो उस चीज को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए 2, 3, 4 वाक्यों में अगर पूरा अर्थ आता है तो उन सबको मिलाकर अर्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कभी कभी 3-3, 4-4 शब्द एक साथ आ जाते हैं तो उसका मतलब जो निकलता है वही हो, कभी कभी उसका मतलब अलग निकलता है। और एक वर्ड से ऊपर हम देख के आ रहे हैं में से उसका जो पूरा सेंटेंस, जो पूरा भाव होता है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे वाक्य को समझना भी बहुत जरूरी होता है, उनको क्रम से बिठाना। हिंदी में जो हमारा ग्रामर होता है, व्याकरण, कर्ता, कर्म, ये अलग होता चलता है और इंग्लिश में जो फार्मूला होता है वो अलग होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बिल्कुल फार्मूले अलग चलते हैं, तो यहाँ पे इनको क्रम में बिठाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, फिर रचना बोध भी इसमें होता है। अब अनुवाद की जो पहली प्रक्रिया होती है अर्थ ग्रहण। ठीक है, अर्थ ग्रहण में 2 चीजें सामने आई, शब्द का सही ज्ञान होना चाहिए, शब्दों का सही प्रयोग होना चाहिए, वाक्य का सही अर्थ निकले और रचना विषय की सही जानकारी होनी चाहिए। जब ये तीनों तत्व आपस में मिलते हैं तो अनुवाद बिल्कुल सही ढंग से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा अनुवाद की प्रक्रिया का दूसरा चरण संप्रेषण होता है। ठीक है, यहाँ पे संप्रेषण जैसे अंग्रेजी में कई बात को हिंदी में दोहराने का होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको पढ़िए, थोड़ा सा समझते हैं कि अपनी भाषा में कहना होता है, समझी हुई बात को अपनी भाषा में कहना, और यही पता चल जाता है कि उससे मूल भाषा में कही गई बात किस सीमा तक और कितनी अच्छी तरह समझाया नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब आप देखते हैं कि चीन की जो राष्ट्रपति होते हैं, जब वो हमारे यहाँ आते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, जब वो उनसे अंग्रेजी नहीं आती तो ऑलवेज वो चीनी जो ट्रांसलेटर होते हैं उनको लेके आते हैं। ठीक है, तो जो मोदी या फिर जो यहाँ के राजनयिक लोग होते हैं वो उनसे इंग्लिश में बात करते हैं और जो वहाँ का ट्रांसलेटर होता है उसको चीनी में कन्वर्ट करता है। वो लक्ष्य भाषा उनकी होती है। स्रोत भाषा तो हो गई हिंदी या इंग्लिश जो यहाँ के लोग बात करते हैं जिस लैंग्वेज में, और वो ट्रांसलेट करता है, लेकिन वही चीज सेम टू सेम जो कही जाती है किसमें, चीनी लैंग्वेज में, और तब वो उसको समझ पाते हैं और वो फिर चीनी लैंग्वेज में ही रिप्लाई देते हैं और फिर इधर वो ट्रांसलेटर जो होता है उसको इंग्लिश या हिंदी में बोलता है तो यहाँ के लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये संप्रेषण का भी काम करता है, यानी कि विचारों को आदान प्रदान करने का काम। तो यहाँ पे जो दूसरी चीज दी हुई है, ये दूसरी चीज दी शब्द की समतुल्यता का सिद्धांत। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक शब्द के बहुत सारे मतलब निकलते हैं और जो कहा गया है हिंदी में, जो कहा गया इंग्लिश में मान लीजिए कहा गया, अब उसको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो कभी कभी उस शब्द का मतलब ही बदल जाता है, तो उस शब्द का अर्थ ढूंढना भी बहुत जरूरी होता है और उसी चीज, उसी शब्द को, उसी भाव को, उसी अर्थ को रखना होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के यहाँ 3 मतलब निकल रहे हैं, इलाज होना, ठीक है, और दूसरा प्रतिपादन है, तीसरा व्यवहार या सलूक होता है। अब कौन सा इन तीनों में शब्द सही फिट हो रहा है उस वर्ड में, ये रखना ट्रांसलेटर का काम होता है। तो लक्ष्य भाषा के कई शब्द रहने के बावजूद जो अनुवादक होता है उसको सतर्कता के साथ उसमें से एक का चुनाव करना पड़ता है और एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अलग अलग प्रसंगों में उसका अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेटर का काम बहुत ही टफ होता है, बहुत ही मुश्किल वाला होता है, क्योंकि उसे बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि जो जिस लैंग्वेज, जिस भाषा में वो ट्रांसलेट कर रहा है और जिस भाषा से कर रहा है, A to Z वही भाव, वही विचार, वही अर्थ आने चाहिए। श्लिष्ट शब्द, श्लिष्ट का मतलब क्या होता है, चिपकना। अतः श्लिष्ट शब्द का अर्थ हुआ वह शब्द जिसमें एक अर्थ के साथ दूसरा अर्थ भी चिपका या सटा रहता है। ठीक है, यानी कि एक लेखक एक शब्द का प्रयोग एक साथ एक से अधिक अर्थों में करता है। ठीक है, ऐसे में अनुवादक का कार्य कठिन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है, इफ ही ड्रिंक टू मच ही विल पे फॉर इट लेटर। यहाँ पे शब्द के 2 अर्थ होते हैं, दोनों अभीष्ट हैं, चुकाना या अदा करना और कष्ट सहना या यातना भोगना। अब दोनों अर्थ अगर किसी हद तक हिंदी के किसी शब्द में आते हो तो भुगतना है, बहुत पिएगा तो बाद में भुगतेगा, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे अब ट्रांसलेटर अनुवादक के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है वो किस शब्द का प्रयोग करे। इंग्लिश वाले ने तो कर दिया, यहाँ पे शब्द का यूज एक बार किया और उसने कह दिया, लेकिन हिंदी में पे का मतलब अलग अलग निकल रहा है। एक तो भुगतान करना बिल के मामले में, दूसरा भुगतान करना यानी भुगतना होता है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्टीकरण होना शब्दों का बहुत जरूरी होता है। क्लिष्ट भाषा का जिससे में से एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, उन पे थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होता है। और इन शब्द समानार्थकता सिद्धांत को हम शब्द प्रतिशत का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन यदि आपके इसमें आता है कि शब्द प्रतिशत का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो फिर आपको वही लिखना पड़ेगा जो अभी हम आपको बता के आ रहे हैं ऊपर, ठीक है, क्लिष्ट शब्द का, ठीक है। ऐसे एक दो एग्जाम्पल आपको लेने होंगे और लिखने होंगे। वाक्य की समानार्थकता का सिद्धांत भी होता है, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि सभी आपके ट्रांसलेट से संबंधित है। हालांकि इतना नहीं आएगा, सिर्फ इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, कि अनुवाद से आप क्या समझते हैं, और इसके या तो चरण पूछ सकता है, जो 2 चरण हमने आपको बताए हैं, ठीक है, संप्रेषण का और वाक्य रचना का, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो ये जो पीडीएफ फाइल है तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक अभी आपके लिए मैं, ये तो अभी थ्योरी है, मैंने एक ही वीडियो में पूरे क्वेश्चन आंसर जो है और जो एक तरह से समझना, जो तरह से समझाना, वो मैंने काम अभी किया है। नेक्स्ट हमारा भी वीडियो ये खत्म नहीं होगा, अभी हम आपके लिए जो है इसका ब्लॉक 1 हमारा जो ये खत्म हो चुका है, ब्लॉक 2 लेके आएंगे जो सेकंड वीडियो में होगा। लेकिन इसके बाद भी आपके लिए हम बहुत सारे जो वीडियो अभी इसके लेके आएंगे आपके लिए, क्वेश्चन आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेके आएंगे। जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है BSHF और FSD के, उनके हम लेके आएंगे। और उनमें से, क्योंकि वही सिलेबस आपके इसमें है, सेम वही सिलेबस है, कुछ भी अलग नहीं है, बस थोड़ा इसको इजी वे कर दिया गया, इजी बना दिया गया है। पहले जो बुकें थी थोड़ी टफ हुआ करती थी, तो उससे हटा दिया गया और बहुत आसान इसको कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने लिया आपका 136 BHDLA 136 के भेरे BHDLA 136 के ब्लॉक 1 के जितने भी यूनिट थे 1 से 5 वो ले लिए हैं, ठीक है ना, लेखन कौशल में। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइएगा। यदि आपकी डिमांड है किसी अदर सब्जेक्ट की तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमारा जो सेकंड इसका वीडियो होगा वो ब्लॉक 2 का होगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसको दिखा भी देती हूँ। ब्लॉक 2 में हम पढ़ेंगे क्या, वो देख लेते हैं। जो हमारा ब्लॉक 2 है, लेखन कौशल ही है। ब्लॉक 2 में जो यूनिट 6 लेंगे, प्रभावी लेखन के गुण, रचना यानी कंपोजिशन की तैयारी, पुनर्रचना, संक्षेपण, भाव पल्लवन और वर्णात्मक लेखन, आख्यापरक लेखन और तार्किक लेखन, यानी कि अभी इसमें आपको 6 लेसन जो है इसमें अभी बचे हुए हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस बने हुए, प्लीज आप उन्हें वॉच कर लीजिए। और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।